गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। एक नए हफ्ते का आगाज करते हैं नई एनर्जी के साथ। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। सादा सा सवाल सबीन से है, हाउ वाज द वीकेंड? इट वॉज गुड। मुझे लगता है बेहतर हो सकता था। अच्छा, वीकेंड वीकडेज जब आते हैं तो हमें वीकेंड का बहुत इंतजार होता है कि कब जी वीकेंड आएगा, छुट्टी मिलेगी, 2 छुट्टियां मिलेंगी और आप इंजॉय करेंगे। बट ऐसे चुटकी पे जाते गुजर जाते शुएब, पता भी नहीं चलता। नहीं ना, बिकॉज़ वो इकबाल डे 9 नवंबर पे भी शो था। नहीं, वैसे जेनेरिक बात कर रही हूँ कि आपको एक छुट्टी भी अगर कभी मिल जाती है तो मतलब ऐसे वीकेंड ऐसे चुटकी पे जाते गुजर जाता, पता ही नहीं चलता। यस, जब कोई इवेंट हो सके तब भी फौरन से वक्त गुजर जाते हैं। जैसे संडे को तो एंजाइटी होती है ना मंडे एंजाइटी हो रही होती है। अच्छा, मुझे नहीं होती वैसे मंडे एंजाइटी। आई डोंट नो व्हाई, मैं शुरू से ऐसा ही हूँ। मतलब आप ऐसे ही हैं शुरू से। मैं ऐसा ही हूँ शुरू से, आप ये भी कह सकती थी। ऐसे ही हैं शुरू आप एवं ही हैं, ये कह दें। एवं ही, बस ऐसे ही हैं शुरू से। ये ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। हाँ, बस ऐसे ही है। अच्छा, नहीं होती मुझे मंडे एंजाइटी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपको मंडे एंजाइटी नहीं होती। मंडे एंजाइटी कितनी बुरी होती है बताएं जरा। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को संडे को जो मंडे एंजाइटी हो रही होती है उसमें आप कैसे केटर करते हैं कि अब वीक स्टार्ट होने लगा है, मंडे है, फ्रेश स्टार्ट है वीक का, और ऑब्वियसली जितने काम होते हैं वो हमने छोड़े भी मंडे के लिए होते हैं। सो जब मंडे आता है तो फिर उसके बाद जो है, अच्छा मंडे का दिन उतना नहीं होता, संडे जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। मुझे ये भी लगता है शुएब कि अगर हम चीज़ों को अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हो तो शायद ये एंजाइटी भी ना हो। नहीं, इसमें एक और बात भी होती है ना, अगर आपको मोहब्बत हो उस काम से जो आप करते हैं तो फिर भी आपको एंजाइटी नहीं होती। एग्जैक्टली। तो जिस तरह के हमें अपने काम से बहुत प्यार है तो हमें एंजाइटी नहीं होती फॉर मंडे। सही है। ओके फाइन, मैंने ऐसे अच्छा कवर कर लिया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, आप किसी काम पर जाते हैं और अगर आप उस जगह से प्यार करते हैं, आपको इंजॉयमेंट मिलती है एंड यू एंजॉय डूइंग दैट, तो फिर आपको वाकई मजा आता है और उसके बाद फिर आपको कोई एंजाइटी नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, कोई मसला नहीं होता, आप उससे इंजॉय कर रहे होते हैं। एनीवेज, टॉकिंग अबाउट द वीकेंड, पाकिस्तान में हम जिस तरह रंगों की बात करते हैं, सकाफत की बात करते हैं, आर्ट की बात करते हैं, क्राफ्ट्स की बात करते हैं, इंडिजिनस आर्टिजन की बात हम करते हैं, तो पूरे पाकिस्तान में हम देखते हैं बेशुमार रंग। वो सारे रंग अगर आपको मिल जाए एक जगह पे तो फिर आता है मजा। लोक मेला सज चुका है लोक विरसा शकरपड़िया में। फ्राइडे को उसकी ग्रैंड ओपनिंग हुई थी। 50 साल हो गए हैं इस लोक मेला को, तो इसलिए इस बार ज़रा एक और अंदाज से सेलिब्रेट किया जा रहा है। और वहाँ पर पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, जहाँ के रंग आपको नज़र आ रहे हैं। तो मुझे जाने का मौका मिला कुछ देर को, बिकॉज एक पवेलियन में मेरे दोस्त हैं तो मैं वहाँ स्पेशली जाता हूँ कि पिछले कई सालों से मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। एक तो सभी ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद में रहते हुए आपको यूँ तो हर तरह का खाना मिल जाता है, बट स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ कि आपको सोबत ऑथेंटिक अगर मिलनी है तो वो फिर आपको उस वक्त पवेलियन से मिल जाती है। सो आई लव दैट। मैं जाता हूँ खाने के लिए। जाने का आपने खाने सुबह सुबह कौन करता है खानों की बातें, मतलब दिल करता है, फिर आप वहाँ पहुँच जाए तो हम ज़रूर मतलब जाएंगे भी। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और अभी हमारा मौजू है क्लाइमेट चेंज। ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इस पर काम भी हो रहा है, बात भी हो रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, जितना काम हो रहा है वो नाकाफ़ी इसलिए भी नज़र आते हैं क्योंकि उसके इम्पैक्ट्स बहुत तेज़ी के साथ सामने आ रहे हैं। अगर मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो ज़ाहिर है पाकिस्तान कार्बन एमिशंस की बात करूँ, कार्बन फुटप्रिंट की बात करूँ या कंट्रीब्यूशन की बात करूँ कि जिसकी वजह से इन्वायरमेंट ख़राब होता है, तो पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन दैट इज़ लेस देन 1%। लेकिन जब इफेक्टीज़ की हम बात करते हैं तो जब इफेक्टीज़ की लिस्ट में देखें तो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप कंट्री जो कि इफेक्ट हो रहा होता है। थोड़ा सा हम टेम्परेचर की बात करते हैं। जब टेम्परेचर राइज होता है ज़रा उसका इम्पैक्ट आता है, और पाकिस्तान में भी ज़रा उसका इम्पैक्ट आ रहा है, पूरी दुनिया में उसका इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा, अब 2 दहाइयों की अगर बात हम कर लें तो 0.6 डिग्री इजाफा हुआ है टेम्परेचर में। तो ये इस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये बहुत अब जो है, मैं तो ये कहती हूँ कि अब चुकर हम इस बारे में बात करने लगे, क्योंकि जब पानी से गुजर जाता है क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से, हम तब सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे होते हैं। सो ऑब्वियसली प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये इस पे सबका बिलीव है। और ग्लेशियर्स की बात की जाए, 5000 ग्लेशियर्स जो हमारे पास हैं वो भी तेजी से पिघल रहे हैं और उसका इम्पैक्ट वो हम देख भी रहे हैं। अच्छा, अभी हम नवंबर देख रहे हैं, सिर्फ नवंबर देख रहे हैं। नवंबर में कभी नहीं सोचा था पंखे चल रहे होंगे, एसी चल रहे होंगे। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखें कि अभी तक
पंखे चल रहे हैं, दिन के टाइम तो आप बाहर जब जाते हैं तो गाड़ी का एसी आपको ऑन करना पड़ता है। एब्सोल्युटली। और सभी क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मुतासर हुआ है। जब जब ऐसे कोई डिजास्टर आता है, जैसे मैं ग्लोव की बात कर रहा था, अदरवाइज बहुत से और एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुतासर होता है। तो आज हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है और हमें क्या करना चाहिए। इस तरह में ज्वाइन किया है डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट है NHA डॉक्टर रोबीना कौसर साहिबा, PhD इन्होंने की है। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया को मुतासर कर रहा है, आपने इस पर खासा काम भी कर रखा है, क्या नज़र आ रहा है इस वक्त पूरी दुनिया के लिए, कितना बड़ा चैलेंज बन चुका है ये? देखिए चैलेंज तो ये अब एक हकीकत है, आपके सामने है। मेरी जनरेशन के लोग बचपन में ये बातें सुनते होते थे क्लाइमेट चेंज हो रही है। अब जो है ना हम एक्चुअली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और हम नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में ये सबसे बड़ा फिनोमेना। आप देखें कि कितने एक्सट्रीम इवेंट हो रहे हैं पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन डेवलपिंग। ये और बात है कि डेवलपिंग नेशन जिस तरह हम है, हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उसके साथ ना कोप अप कर सकें। हमारा नुकसान ज़्यादा हो जाता है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है, हमारी कैपेसिटी नहीं है हैंडल करने की। तो ये चीज़ें हैं, प्रैक्टिकली ये एक बहुत कम्प्लेक्स इशू है और ग्लोबल लेवल का है, लोकल नहीं है, रीजनल नहीं है कि आप किसी इलाके को मोटिवेट कर दें। इस पे ना एक हमारे यहाँ एनवायरनमेंट में एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत होती है। एक टर्म यूज़ की जाती है कि आप अपने अपने कमरों में नहीं इसका सलूशन ढूंढ सकते, यू हैव टू बी इन द, आपको नज़र आना चाहिए एक ग्लोबल प्लेटफार्म में पे इस पे हो रही हैं। और पिछली 2-3 दहाइयों से ये इन्वायरमेंटलिस्ट को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इतनी तो हाइप क्रिएट कर दी कि इस पे चीज़ें हुई, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हुए इन्वायरमेंट के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, लेकिन प्रैक्टिकली उस पे उस तरह अमल नहीं हो सका, और स्पेशली हमारे जैसे लोग और सही सी बात है, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि सिर्फ हम अकेले नहीं कर सकते, और सिर्फ एक मुल्क भी नहीं कर सकता, एक कलेक्टिव एफर्ट है, आपको कनेक्ट करना है सबके साथ, तमाम ममालिक मिलकर इसके ऊपर, इसकी ये ना ट्रांस बाउंड्री इशू है, इवन कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल इशू है। एग्जैक्टली। तो अच्छा, आप जिस तरह डॉक्टर साहब अभी से पहले भी हम जिस तरह अपने इंट्रो में भी बात कर रहे थे कि नवंबर का महीना शुरू हो गया है और अभी तक हम देख रहे हैं कि एसी चल रहे हैं, पक्खे चल रहे हैं। सो अभी ये क्या आपको क्लाइमेट चेंज का ही एक इसके असरात लग रहे हैं कि जो सर्दी का दौरानिया है वो हम कम होता देख रहे हैं? यस, यही तो क्लाइमेट चेंज है कि आपके वेदर पैटर्न चेंज हो जाएंगे, वेदर पैटर्न भी चेंज होंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेदर इवेंट भी चेंज होगी। उसमें जो एक्सट्रीम वाला इवेंट है वो भी है, टेम्परेचर राइज होंगे, क्लाउड ब्रस्ट होंगे, हीट वेव्स आएंगी, ड्राउट्स आएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें जिनको हम कहते थे दिस इज़ व्हाट क्लाइमेट चेंजेस, और इसका एक इम्पैक्ट फूड सिक्योरिटी पे भी आएगा। डेफिनेटली आएगा, आपके ड्राउट्स होंगे, आपका फूड नहीं होगा, उन जगहों पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकेगी, आपकी सॉइल ड्राई हो जाएगी, आपका डस्ट का लेवल बढ़ेगा, आपकी हीट वेव बढ़ेगी। ये सारे जो है ना ट्रिगर हो जाते हैं। जो इकोसिस्टम है वो तो इंटरलिंक्ड है ना, वो तो आइसोलेशन में वर्क नहीं करता। जिस वक्त आपका एब्सोल्युटली जिस वक्त फूल खिलने होंगे, फूल नहीं खिलेंगे तो फल नहीं होगा, अनाज का भी मसला होगा। आपने ड्रॉट का भी जिक्र किया, क्योंकि ज़ाहिर है हर पौधे के लिए, हर दरख्त के लिए कुछ खास टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। समटाइम्स फ्रॉस्टिंग भी रिक्वायर्ड होती है, कितनी फ्रॉस्टिंग होगी तो उसके बाद फिर वो दरख्त बाद में फल देगा। और अगर उसको वो टेम्परेचर नहीं मिल रहा, वो टाइम नहीं मिल रहा, वो ड्यूरेशन नहीं मिल रहा, वो माहौल नहीं मिल रहा, तो उसका इम्पैक्ट आएगा और इससे ज़ाहिर है हमारी कम्युनिटीज़ भी मुतासर होंगी। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ एक और जो मसला चंद सालों से हमने देखना शुरू किया है, स्पेशली इन विंटर्स, अगर मैं लाहौर की बात करूं कि आजकल लाहौर की जो सिचुएशन है AQI 1000+ है, स्मॉग बहुत बढ़ चुकी है। ये पूरी दुनिया का मसला, मैं इसको इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये रीजनल मसला थोड़ा ज़्यादा है। सो हाउ डू यू सी दिस कि यहाँ पर किस तरीके से काम होना चाहिए, चूँकि हम इस मसले को हल नहीं कर पा रहे? हल इसलिए नहीं कर पा रहे कि जो उसके रूट काजेज़ हैं ना, हम उनको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। देखिए, आपने जब आप एक चीज़ को सॉल्व करने जाएंगे पहले तो आपको चाहिए कि आपने उसके रूट काजेज़ को आइडेंटिफाई करें कि किस वजह से हो रहा है। ठीक है, ग्लोबल जो क्लाइमेट और टेम्परेचर में चेंज आ रहा है वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी लोकलाइज सोर्सेज है ना, जिसमें ये जो मेजर इशू है यहाँ पे जो क्रॉप के रेजिडुअल्स हैं उनकी बर्निंग है, अक्टूबर-नवंबर में मोस्टली ये पूरे पंजाब में, पाकिस्तानी भी इवन के इंडियंस वाले पार्ट में भी होती है। व्हीकुलर एमिशंस हैं, आपकी पोल्यूशन अदरवाइज़ भी आपकी उस तरह है कि हमारे यहाँ ना जो इंडस्ट्रियल भी
पोल्यूशंस है ना वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नहीं मीट करते मोस्टली। हमारे यहाँ चीज़ें बेहतर हैं, हमसे ज़्यादा दुनिया इंडस्ट्रियलाइज्ड है, हमसे ज़्यादा वहाँ पर व्हीकल्स हैं, लेकिन लोगों ने फिर प्रोटोकॉल्स बनाए और उनको फॉलो किया। हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं की जाती चीज़ों, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं अगेन जिन पे ना अगर तो आपके यहाँ कोई बिल है, आप उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं तो फिर आपको उस पर अमल करना पड़ेगा। सही। सो ऑब्वियसली जब आप और ऐसा नहीं है कि इस दौर में कि कोई चीज़ आपके लिए रॉकेट साइंस है। डेवलप्ड नेशंस ने ये चीज़ें हमसे बहुत पहले फेस की, उस पर ओवरकम किया, किसी को आपने फॉलो करना है। फॉलो करना है या Technology। अपनी आपने जो स्ट्रेटजी बनानी है आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, Implement उसको बहुत करना। अच्छे तरीके से करना है। अच्छा, ये तो हमने आपने क्रॉप्स का जिक्र किया, ओवरऑल ये धुआं छोड़ती गाड़ियाँ और ये सारी चीज़ें तो जाहिर है अब वैसे सबको रट जानी चाहिए, अगर नहीं अभी भी रटी तो फिर तो बड़े अफसोस का मकाम है, क्योंकि जो हालात हमने मिल के कर दिए हैं वो तो बड़ी अब परेशान कुन फिगर्स हमारे सामने, सिचुएशन हर साल हम बहुत कुछ बदलता हुआ अब देख रहे हैं। ऐसे में इंडिविजुअली एक हर हम अब देख रहे होते ना, हुकूमत ये करेगी, फलाना मुल्क ये करेगा, फलाना, अपनी अपनी कैपेसिटी में हम क्या कर सकते हैं? अपनी अपनी कैपेसिटी में ये है कि आप अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को क्लीन कर लें, जो आप कर सकते हैं। और उसमें ये है कि आप बाहर निकलते वक्त वो हेल्थ बेनिफिट को इंश्योर करने के लिए आप एयर मास्क का और इस तरह के एयर प्योरीफायर का यूज़ कर लें। बाकी आप अपनी जो इंडोर इन्वायरमेंट है उसको तो कम से कम आप एक हद तक मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, बाहर बहुत स्मोग है, लेकिन आप अपनी जो इंडोर क्लाइमेट है जिसमें आपने ज़्यादा रहना है उसको आप कर सकते हैं इंडिविजुअली। लेकिन जब तक इसमें ना कम्युनिटीज़ नहीं सेंसिटाइज होंगी, उनको नहीं होगा। देखिए, ये जो टर्मिनोलॉजी आम बंदे को नहीं पता होगी, क्लाइमेट चेंज क्या है, टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, लेकिन जो उसके इम्पेक्ट है ना वो हर बंदे को पता है। गर्मी भी हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, और अगर आपकी बर्दाश्त में नहीं है, आप अपनी कैपेसिटी के लिहाज से उसको मैनेज भी करने की कोशिश करते हैं, तो आपने अवेयरनेस तो देनी है। अवेयरनेस देंगे, अगर मेरा सांस नहीं आ रहा तो डेफिनेटली मैं वो ज़रूर कोशिश करूँगी कि हाँ, लेकिन या इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए। लेकिन जाहिर है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर शख्स ये सोचे कि एज एन इंडिविजुअल मुझे कहाँ अपनी गलती का इदराक होते हुए काम करना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शख्स ये कहे कि मेरी एक धुआं छोड़ती गाड़ी से क्या होगा, अरे भाई तुम्हारी उस धुआं छोड़ती गाड़ी से ही सब कुछ होगा। तो अगर हम उसको ठीक नहीं करा रहे, हम बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं। और हर शख्स अपनी अपनी कैपेसिटी, हर इंसान अपनी इस्लाह करना शुरू कर दे तो पूरी कम्युनिटी वो ठीक होना शुरू हो और जाती कुछ है। नहीं तो आम बंदा एक पौधा तो लगा सकता है। Exactly, अपनी ज़िंदगी में कितनी अपने प्यारी बात माटो की सेट आपने। करें कि मैंने 40 लगाने हैं, 50 लगाने हैं, तो इस तरह करेंगे तो आपका देखिएगा नक्शा ही बदल प्रायोरिटाइज जाएगा। करना इंपॉर्टेंट है। हमने इतनी सारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लिया, बट हम जो एक्चुअल चीज़ है, एक्चुअल इश्यूज है, उनको हम प्रायोरिटाइज करते ही नहीं है। पौधा लगाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आप किसी से पूछे कि आपने ज़िंदगी में आज तक कितने पौधे लगाए, तो ऑनेस्टली हम में से किसी को हम इतना अच्छा फिगर नहीं बता सकते होंगे या हमने एक पौधा लगाया था कभी। हाँ, ज़िंदगी में आपको अल्लाह ने दी है, आप उसमें और कुछ नहीं तो 40-50 का टारगेट रख लेंगे, ये मैंने नर्चर करने। एग्जैक्टली। और लगाना भी इशू नहीं है। कई अदारे आ जाते होते हैं कम्युनिटी उसमें ना सर्विसेज के लिए कि लगा देते हैं, लेकिन ये लिविंग थिंग्स हैं, यू हैव टू ख्याल भी रखना है ख्याल ना भी इनका, रखना। उनको लग खुराक भी तो देनी जाते है। हैं, फिर वो सर्वाइव नहीं कर सकते या इस तरह के, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी हैं, मैनेज करें तो हो सकता है ऐसे। बिल्कुल ठीक। आपको याद है शंघाई और इस तरह बीजिंग का कितना बुरा हाल था, लोग उन्होंने ऑक्सीजन उस पे काम सिलेंडर किया। यूज़ करते होते थे। 4-5 सालों में वहाँ पे ऑल टुगेदर चेंज है, क्योंकि उन सबको उसका एहसास हुआ और सबने कलेक्टिव एफर्ट्स पुट की और फिर वो इस मसले से बाहर निकले हैं। तो वी हैव एग्जांपल्स विद अस जिनको सिर्फ कॉपी करना है आपने, सिर्फ एहसास करते हुए। डॉक्टर साहब, चूँकि आप NHA में होती हैं, डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट, हमारे यहाँ जितने भी इम्पैक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं अभी तक क्लाइमेट चेंज से, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना हमारा मुतासर हुआ, कितना तबाह हुआ, रोड स्ट्रक्चर कितना मुतासर हुआ है? नहीं, ये तो बहुत वो जिसे कहते हैं ना कि ओपन सीक्रेट्स हैं, कि जैसे 2010 का फ्लड आया था, हमारा एक स्टडी के मुताबिक 10 बिलियन का पाक रुपीस में नुकसान हुआ। ये 2022 का फ्लड था, इसमें 78 बिलियन का नुकसान हुआ। तो आप सोचें कि गरीब कौम का हम इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वो डिस्ट्रॉय हो गया ना। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप उस टाइम वाटरशेड मैनेजमेंट और सिर्फ रोड कंस्ट्रक्शन, तो ये NHA तो ये है कि रोड कंस्ट्रक्शन तक है ना, इसमें मैंने बताया ना होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत होती है। आपने वो सारी चीज़ों को मैनेज करना है जो कि उसके इर्द गिर्द वाटरशेड हैं, ताकि वहाँ तक पानी ना आए, फ्लडिंग ना आए। लेकिन फिर भी आप देखें कि ये जितने भी फ्लड्स से उसमें कम्युनिटी ने किधर वो रेस्क्यू किया, सड़कों के किनारे थे, एम्बैंकमेंट्स थी बनी हुई, बेहतर थी,
सड़कें टूट गई, लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए। तो इस तरह का ना इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह हमारे अब ये क्लाइमेट चेंज तो है और ये एक्सपेक्टेड है कि इस तरह के मोर इवेंट होंगे एब्सोल्युटली कमिंग डेज में, ये ज़्यादा हैं। तो आपको अभी से सोचना है कि यार एक तो वो आपका नुकसान हो गया जो बना हुआ था, आपने जो नया बनाना है वो मजीद है आपके पैसे लगे। अब हमें पता है, हमने रिस्क हमें पता है कि क्या है, सो अब उसके बाद आपने पहले से उसको किसी ना किसी तरीके से कैटर करना है। आपको पता है कि इस तरह के अब तो मेट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन ऐसी हैं कि सालों पर एक्सटेंड हो गई हैं और क्वाइट एक्यूरेट हैं, 80 to 90% वो एक्यूरेट होती हैं ओवर द लॉन्ग रन। आपको पता है कि इस इलाके में आने हैं, मज़ीद बारिशें भी आनी हैं, मज़ीद ड्राउट भी आने हैं। तो जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे, चीज़ें तो हैं, उस वक्त तक फिर आप नहीं कर सकते। आपने बड़ा अच्छा कहा कि इदारों को मिलकर चलना होगा। जी जी, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। रोड बनाना है, बना लेंगे, लेकिन अगर सेंसिटाइज ही नहीं किया आपने कम्युनिटी को तो आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे। सो वैसे NHA एग्जैक्टली इस वक्त क्या कर रहा है इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि मोर सच इवेंट्स कैन अकर, ज़ाहिर अल्लाह रहम करे, बट स्टिल वी शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट। सो क्या कोई नया मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, कोई आसपास के इलाकों को देखा जा रहा होता है कि नुकसान ना हो? देखिए जी, NHA तो जो है ना, एक मैं ये नहीं कि मैं NHA से बिलोंग करती हूँ, NHA का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह के आप उसको वर्ल्ड लेवल पे कंपेयर कर सकते हैं। मोस्टली हम लोगों ने हाईवेज और मोटरवेज पे बिल्कुल किया है। हमारा जो डिज़ाइन होता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर होता है, लेकिन मसला यही है कि जो है ना, जब तक सबकी एफर्ट्स नहीं आएंगी ना, अब एग्रीकल्चर वालों ने अपनी वो देखनी है, वाटरशेड मैनेजमेंट वालों ने, सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो सड़कों को ना पानी से होता है। ठीक है, हमारी अपनी जो पॉलिसीज़ हैं जो एज ए अदारा है, वो ये है कि प्लांटेशन हर एक का इंटीग्रल पार्ट होता है। हर कोई भी आप चाहे वो हाईवे है या मोटरवे है, उसके अलावा प्लांटेशन की जाती है। अब किस किस्म की प्लांटेशन की जाती है, ये डेफिनेटली हम अपने हाईवे की सेफ्टी के पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं। दूसरा, मोस्टली जो वर्ल्ड बैंक और ADB फंडेड प्रोजेक्ट होते हैं हमारे, उनके अपने भी बड़े स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, इवन कि ये हमारे कैरेक नया प्रोजेक्ट है, इस पे ADB ने ना फ्लड की जो है ना वो मॉडलिंग करवाई कि कितना आ सकता है। उसके लिहाज से हमने डिज़ाइन को ना अपडेट किया कि कमिंग डेज में ना वो उसको मीट कर सके, तो वो फिर डेफिनेटली कॉस्ट भी आपकी बढ़ जाती है, जाहिर है। तो ये NHA कर रहा है और ऑन द वे है। लेकिन ये है कि मैंने बताया ना कि ये एक लोकलाइज किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो इस पर जितना काम किया जाए उतना कम है, लेकिन जो इदारे काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना, एक्नॉलेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट कि ऐसा इशू है जिससे हम सब मुतासर हो रहे हैं अभी, और हम आने वाली अपनी जो जनरेशन है हम उसको क्या देने जा रहे हैं ये हमें सोचना होगा। डॉक्टर साहब, वक्त बहुत मुख्तसर था, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जिस तरह से हमने लोक विरसा में जो लोक मेला हो रहा है उसका इससे पहले हवाला भी दिया, और जाहिर सी बात है आपने देखा भी कि कितने ज़बरदस्त वहाँ पे पवेलियंस को सजाया हुआ है। अच्छा, वहीं पर मैं ये कहती हूँ कि ये एक बहुत ज़बरदस्त कोशिश होती है। उसकी वजह ये है कि जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उनको अपने फ़न का मुजाहरा करने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक मौका मिलता है कि वो अपने फ़न का मुजाहरा कर सकें। और बाकी शहरों से आए हुए जितने भी लोग होते हैं, मतलब एक हम कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान एक जगह पर आ जाता है और वो वहीं पर सारी डेकोरेशन हुई होती है और हमारा सारा कल्चर, हमारी सकाफत वहाँ पर जो है उसको डिस्प्ले किया जा रहा होता है। तो आज एक ऐसे ही मेहमान हमारे साथ मौजूद है। एब्सोल्युटली, रियाज साहब ने आज हमें ज्वाइन किया। सरगोदा से इनका ताल्लुक है, लेकिन इनका जो आर्ट है ना वो ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली पहचाना जाता है। रिसेंटली आयरलैंड भी गए थे ये, और अगर मैं इनके अचीवमेंट्स की बात करूँ तो सदारती तमगा बरा हुस्न कारकर्दगी इनको मिला। इससे पहले दुबई एक्सपो में जा चुके हैं, अपने इस फन का मुजाहरा भी कर चुके हैं, दुनिया के सामने इस फन को उन्होंने रखा भी है। 4 दहाइयों से आर्ट को लेकर चल रहे हैं, इस फन को प्रमोट कर रहे हैं, इसमें जिद्दत लेकर आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है आज हमारा सेट भी ज़रा दिखाएं जी। रियाज साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी पहले वेलकम करते हैं। रियाज मुगल साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो जब हम सेट की बात करें, इतने प्यारे प्यारे यहाँ पर ये जो जितने भी आइटम्स पड़े हुए हैं, ये सब जो है रियाज साहब की तख्लीक करता है, जो हमारे सेट के अलावा ऐड हुए हैं। हमारे के अलावा अब वो आइडेंटिफाई करना मेरे लिए बहुत आसान है। लेकर आर्ट ये क्या होता है आज हम इस पर बात भी करेंगे, क्योंकि वो इससे वाबस्ता भी हैं।
रियाज साहब ये आपके साथ भी एक इस वक्त एक पीस रखा है, तो इस पे आप साथ कर सकते हैं, मतलब जी कर सकते आपको हैं खास माहौल नहीं चाहिए होता? जी ख़ास माहौल जहाँ भी बैठते हैं इसको कर Okay. सकते हैं हम। ये लेकर आर्ट इजी आर्ट है ये, Okay. जैसे हो सकता है। ये बेसिक तो हमारा जो वुडन जो होती है ना, वुडन शीशम होती है उससे Okay. तैयार होता है। ठीक है। सीजन करना पड़ता है, फिर ये इसकी 3 लेयर्स होती हैं कलर की। ये कलर भी हम खुद ही बनाते हैं, ये अच्छा। मार्केट से दस्तयाब नहीं होता, लाख कलर होता है ये। अच्छा, यानी सबसे पहले लकड़ी है, जी लकड़ी से आपने जो भी एक पीस तराश लिया, बना लिया, उसके बाद इसमें 3 कलर्स किए, जी फिर उसमें से एक एक रंग को उतारते हैं ताकि मुख्तलिफ रंग आए। जी। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना मेरे पास, लोहे की कलम होती है। ओके। इसको हम पहले तेज़ करते हैं ब्लेड की तरह, फिर इसको थोड़ा सा बाल इधर आ जाता है, उससे हम इसको स्क्रैच करते हैं। ओके। जैसा कि आप देखते हैं ना, ये थोड़ा सा मैं इसको लोहे की कलम से ये कुछ भी इसमें कैलीग्राफी कर लें आप, या इस पे वाजिज बना लें या लैंडस्केप बना लें, जो आपका दिल करता है वो बना लें। कि इस तरह ये सारा काम बहुत हम जो है fine करते detailing हैं। के वही साथ देख है। रही थी हाँ कि जी, बहुत डिटेल के साथ बारीकी का होता काम है है ये। जी, बहुत बारीकी का काम होता है। और रियाज साहब आप जो बात कर रहे हैं, मैं इसमें चाहूँगा ज़रा ऐड भी कीजिएगा कि इस दफ़ा कुछ मुनफरद भी काम हुआ है। फ्राइडे को सेलिब्रेट हुआ है 50 साल इस लोक विरसा के। इस जी लोक अभी मेले के। फ्राइडे को हमने जब इफ्तिताह हुआ तो हमें जो है ना तमाम सूबों को नुमाइंदगी मिली है वहाँ पे। KPK हैं, एक सिंध है, पंजाब है, कश्मीर है, हमारे 6 स्टॉल वहाँ पे लगाए हैं उन्होंने स्पेशल। हमें जो है ना एक एक जो है ना आर्टिज़न हर सूबे से ली है, उसमें पंजाब की नुमाइंदगी मैंने की है परसों सेरेमनी के लिए जो जुम्मे वाले दिन हुआ। सही सही। तो इसमें यह है कि ख़ास बात लोक विरसा की है कि पाकिस्तान का जो लोक विरसा पाकिस्तान है, इन्होंने पूरे पाकिस्तान के सूबों को जितने भी अपने तहसील या गांव होते हैं उनके सब के आर्टिज़नों को पूरी दुनिया में नेशनल तौर पे जो है ना मुतारफ़ करवाया है। और लोक विरसा की जो खिदमात हैं सबसे बड़ी हैं। पाकिस्तान में ये एक ही इदारा है जिन्होंने पाकिस्तान के आर्टिज़नों को, फ़नकारों को, कल्चर को, खानों को, सबको प्रमोट किया है। और मैं ये कहूँगी कि एक जगह पर लाना ये बहुत बड़ी एक एफर्ट होती है। और जिस तरह आप बात करते हैं ना, और हम भी ओपनिंग में कि सिर्फ पाकिस्तानी वहाँ पे नहीं, फॉरेनर्स जितने हैं वो वहाँ पर आ रहे होते हैं, वो हमारा कल्चर देख रहे होते हैं। आप ये देखें कि लोक विरसा ने एक तो वहाँ पे असासा दिया, म्यूज़ियम है वहाँ पे, एक पुरानी इमारतें बनाई हैं। अब वहाँ पे जितने भी आप फनकार लोग देखेंगे, हम अगर चाहें कोई भी फर्दन उनसे मिल नहीं सकता। आल पाकिस्तान आपको एक गुलदस्ता एक जगह जो है ना वो मोतियों की तरह गुलदस्ता बना के पेश कर देता है लोक विरसा। ज़्यादा ये वैसे जो भी चीज़ें हैं, आवाज़ पे ज़्यादा काम जी होता है इसका। अब मेरे सबीन अपना बाजी के पास जो पड़ा हुआ है, ये जा रही है नए अंदाज से। अगर आप इसको उठाएं, ये एक ट्रॉफी भी आप देख सकते हैं, अंदर से भी खाली है। अगर आप इसको उठा लें, आप इसको स्टोरेज के तौर पे आप उठाएं, इसको हाथ में उठाएं, इसको आप उठाएं, आप इसलिए देख के मुझे टूट ना जाए, मैं चीजें तोड़ आप उठाएं। जैसे आपको एक वर्ल्ड जो है ना, आपको वर्ल्ड नाम मिला है, ये ट्रॉफी आपकी हुई। आप ये देखें ये कितना ट्रॉफी खूबसूरत इन्होंने बनाई है। और अभी ये हमने ये पुराने जो हमारा मुगल आर्ट है उसको नए कलर स्कीम में हमने पेश किया है। यस, इसकी कलर स्कीम चेंज हमने की है, नई मैं कलर वही देख रही स्कीम हूँ की। कितना प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है। हाँ जी। कि दूर से अट्रैक्ट जिस तरह से करे, दोनों कलर्स इतने वाइब्रेंट से। और इसमें ख़ास बात ये कि हम जब डिज़ाइनिंग करते हैं ना, मेरे 2 बेटे हैं, एक एहसन रियाज और एक उमैस रियाज। जी जी जी। ये दोनों मेरे साथ काम करते हैं। उमैस रियाज तो मेरे साथ लोक विरसा में भी आए हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फ़न आर्ट, कैलीग्राफी मैंने अपनी जो है ना बच्चों को भी सिखाया है, बिकॉज़ उमैस का काम तो हमने देखा भी है। जी उमैस को एहसन रियाज है, वो सारा आल काम करता है। अच्छा, वैसे रियाज साहब हम यही देख रहे होते हैं कि आगे जो है मुंतकिल करते हैं अपना आर्ट, अपना फन, जितने भी फनकार होते हैं। सो आप भी अपने बच्चों में, आपने किससे सीखा और आपने किसको देखकर मेरे आगे बड़े बढ़े? भाई थे उस्ताद मिर्ज़ा खालिद महमूद साहब थे और उस्ताद फ़िरोज़ साहब, और जो मेरे वालिद मोहतरम थे वो इंडिया से ज़ईफ़ुल उमर आए थे, उस्ताद इस्लामुद्दीन। वो ये समझें कि हमारे ना 2 घराने थे जो इंडिया से काम लेकर आए थे। उस्ताद ताजदीन थे हमारे, जो नाना लगते थे, वो भाई भी थे, अब्बू के कज़न भी थे, और मेरे अब्बू उस्ताद इस्लामुद्दीन। लेकिन इससे पहले उस्ताद करमी अब्दुल गफूर, 1710 हमारी हिस्ट्री है, 400 साल तकरीबन हो पुराना ये आर्ट है। ज़िला करनाल था, तहसील कैथल इंडिया की जो है ना, जहाँ के लियाकत अली साहब थे हमारे वज़ीर आज़म, उसकी बंद दरवाज़ों की तहसील थी कैथल। वहाँ से हमारे जो है ना जी
बुजुर्ग अच्छा। काम लेकर आए थे सिल्ला वाली ज़िला सरगोदा में। और ये जो काम वहाँ से अब सिल्ला वाली तक आया सरगोदा में, जी जी। वहीं तक है अभी ये काम, वहीं पर हो रहा है या कि पाकिस्तान के किसी और हिस्से में भी इस तरह का काम सिल्ला होता है? वाली के कोने कोने में हो रहा है, चकूक में हो रहा है, लेकिन अभी ये काम कहीं और नहीं होता, क्योंकि कि वहाँ पे घर घर काम हो रहा है सियालकोट गुजरांवाला की तरह। अब ये कि हमें थोड़ी सी अगर मजीद सरपरस्ती मिले ना हुकूमत पाकिस्तान की, अभी भी हम ज़रिए मुबादला हुकूमत पाकिस्तान को दे रहे हैं, सिल्ला वाली से बहुत दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरनेशनल आपके ऑर्डर्स जा रहे होते मजीद हैं। हमारी जो है ना सरपरस्ती करें तो इंटरनेशनल सतह पे जितना हमने नाम का इससे ज़्यादा हम पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर हो को सकता है। प्रमोट कर सकते हैं। और उसकी यही वजह है, देखें ना एक तहसील में एक खाकसार को जो है ना प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से या आइलैंड या पेरिस में या एक्सपो 2020 या दीगर जितने भी इवेंट्स होते हैं या लोग इरसा में या पाकिस्तान के, वो किस लिए उन्होंने हमें इनवाइट किया कि हमने इतनी मेहनत की है, उन्होंने चाहा कि इनका हक बनता है कि इनको प्रमोट किया जाए सिल्ला वाली को। ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये हमारी सिल्ला वाली का ज़िला सरगोदा का अवार्ड हो। अवार्ड कोई अपना नहीं होता किसी का भी। खवातीन भी इस आर्ट में माहिर हैं? जी, हम खवातीन को भी सिखा रहे हैं। अभी काफ़ी हमने जो है ना 60 के करीब जो है ना बच्चियों को काम सिखाया है। और उसमें मेरा जो एक अपने एहसन रियाज हैं बेटा मेरा, उन्होंने एक मेरे एक और शागिर्द हैं मोहम्मद इसाक सिद्दीकी साहब, उन दोनों ने और मैंने जो है ना मिल के 3 लोगों ने जो है ना बच्चियों को काफ़ी काम सिखाया और अभी भी सीख रही हैं हमसे। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो सुराही बोलते हैं ना, ये सुराही जो आपने बनाई, थोड़ा इसके बारे में भी बताएं, ज़रा इसको दिखाएं नाज़रीन को भी। ये जो सुराही आप देख रही हैं ना, आज से पहले आपने कभी वुड में नहीं देखी होगी। और वो मेटल के अंदाज में बनाई है। कितनी ये मेयार, इसका मेयार कैसा है? कोई टूट सकती है ये क्या? इसको आप हाउस में रखें, 50 साल रखें, जितनी आपकी लाइफ इंशाल्लाह खराब नहीं होगी। पानी ना लगे इसको, वाटर नहीं लगे, ठीक है, पानी नहीं लगे और ये खराब नहीं होगी। इसको हीट आप नहीं करना, हीटर के करीब नहीं रखना जो हम बोलते हैं। फूल जाएगा नहीं, वो कलर होता है ना, ये थोड़ा दाना आ जाएगा, वुड को कुछ नहीं होगा। बस ये 2 चीज़ों की एहतियात है। तो ये लाइफ टाइम, जैसे आपको आपके हाथ में जार था वो बारीक काम का, तो इससे भी हमारे पास पुरानी यूनिक हमारे म्यूजियम में रखी हैं लोग इरसा में। हमारी चीज़ें 100 साल पुरानी, 100 साल, 60 साल पुरानी आपको चीज़ें मिलेंगी वहाँ से, और सही हालत। हाँ जी। और मैं ये चाहता हूँ कि जो ना हमारा जो हम यहाँ पे आते हैं तो हम लोगों को महसूस करने के लिए आते हैं, उनकी खुशियाँ बांटने की, जो गम हैं कोई दुख हैं उनको बांटने के लिए आते हैं। प्यारा काम देख के, इतने कलरफुल काम देख के, जो मैं हमेशा कलर कॉम्बिनेशन, मुझे आपके सारे कामों का बड़ा मुनफरिद, बड़ा अच्छा लगा है। तो जाहिर सी बात है लोग खुश भी होते हैं और उनकी कोशिश यही होती है कि इस तरह का आर्ट। इसमें एक बात और ऐड कर दूं, जो लोग इस पाकिस्तान है ना, वो इनवाइट इसलिए करता है कि हमारे इलाके के जितने भी ये दूर अदराज से ये फॉरनर आए ना, महजूज और दस्तकारे और राब्ते बढ़े उनके। लोग इरसा की और आर्ट कौंसिल की ये काविश होती है और हुकूमत पाकिस्तान की सरपरस्ती के बिना ये मुमकिन नहीं है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, जो हमारे मिनिस्टर वज़ीर आज़म सदर साहब, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि अपने लोगों को प्रमोट किया जाए। जैसे अभी पंजाब में हमारी जो मैडम हैं मरियम मैडम साहबा, वो कहते हैं कि यूथ को जो है ना आगे लेकर आएँ, यूथ को जो है ना प्रमोट करें। इसीलिए हम अब ये जो मेरा बेटे अब आए हुए हैं, अब मैंने इनको काम सिखाया, ये स्टॉल पे बैठ के मैं भी बैठा हूँ, ये काम दिखाते हैं, लोगों काम करते हैं कि यूथ को आगे ला रहे हैं, बच्चियों को ला रहे हैं हम लोग। ऐसा ही है, जाहिर सी बात है कि अगर फन है तो उसको प्रमोट करना चाहिए और उसके लिए कोशिश हर साल जो है वो लोक विरसा की तरफ से की जाती है, बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है और लोक मेला जो है वो सजाया जाता है। तो आप सब भी ज़रूर जाएं और ये फ़न ज़रूर देखें, अपना पाकिस्तान देखें, अपना कल्चर देखें, इस सकाफत को प्रमोट करें, इसको अप्रिशिएट करें। और सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर ज़रूर अपलोड करें, कोई आर्ट देखिए, सो दैट हम सब ग्लोबली कनेक्टेड हैं। सो ये जो कनेक्शन है, दुनिया को दिखाएं कि हमारा आर्ट कैसा है और इसको ओन करें। बहुत शुक्रिया, आर्ट है जी, बिल्कुल रियाज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। और अब बात करते हैं पाकिस्तानी रेसलर की जिन्होंने धाक बिठा दी है। अतर ज़ाहिद इनका नाम है और इन्होंने भारतीय जो रेसलर हैं सिंघम दुबे, उनको शिकस्त दी है नेपाल के शहर खटमंडू में। चैलेंज भी सिंघम भाई ने खुद किया था, खुद ही हार गए हैं। अतर भाई के आगे नहीं टिक पाए। अतर भाई की वैसे हाइट भी इतनी है कि मेरा ख्याल है कोई भी नहीं टिक पाएगा। अतर हमारे साथ मौजूद है, अतर से बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अतर, वैसे जो रेसलर्स होते हैं उनको अगर आप
यू नो जो इमेज पहला माइंड में आता है वो तो जी बॉडी होगी प्रॉपर एंड ऑल दैट, सो इतने दुबले पतले और उसके आप तो मेरे बाद भाई हैं, स्लिम स्मार्ट हैं हम दोनों भाई। हाँ बेसिकली इसके दो रीजंस हैं। एक तो ये कि मैं सऊदी अरब होता हूँ, सारा मेरा सऊदी बैकग्राउंड है, तो मैं जब भी पाकिस्तान आता हूँ मुझे यहाँ का खाना पीना सूट नहीं करता। ओके। तो मेरा सडन वेट लॉस हो जाता है पाकिस्तान में 10 to 12 kg। अच्छा ये भी लॉस वाला टाइम चल रहा है? जी बिल्कुल। अच्छा हाँ। वैसे आप इतने स्मार्ट नहीं हैं। हाँ ओके। तो एक तो ये रीज़न है, दूसरा है कि अब ग्लोबली ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब बल्कि होना रिक्वायर्ड नहीं है। जितने भी WWE के रेसलर्स हैं, आप जेफ हार्डी, डैनियल ब्रायन, एडम कोल, ये सब देखें, ये अब ज़्यादा स्टेमिना, टेक्निक, एजिलिटी मैटर करती है, तो अब आपका बल्कि होना इस गेम में रिक्वायर्ड नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये वाली चीज़ रजिस्टर अब हो चुकी है कि वेट का बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ से कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ आपको फिट रहना चाहिए, फिटनेस की जो डेफिनेशन है स्टेमिना वो मेन हर चीज़ मैटर करता है। एग्जैक्टली, तो वो हर एक का डिफरेंट होता है। बिल्कुल। अच्छा अभी जो आप इस चैंपियनशिप के बाद हमारे पास आए तो मैं इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहूँगा। जी। सो इस साल के आगाज़ में फाइट या डाई जी, चैंपियनशिप fight or die। आपने वो टाइटल ले लिया जिसको सिंघम ने चैलेंज किया और फिर आपकी ये फाइट हुई नेपाल में। सो इस पूरे प्रोसेस से मुतालिक बताइएगा। बेसिकली जो फाइट और डाई चैंपियन है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अगर आपको कोई भी चैलेंज करे आप उसे बैकआउट नहीं कर सकते। नाम ही है ना फाइट और डाई, लड़ो या मर जाओ। और कोई भी आपको चैलेंज कर सकता है? हाँ कोई भी कर सकता है। एनीवन फ्रॉम द वर्ल्ड? हाँ ओके। तो अगर आप भी करना चाहे आप भी कर सकते नहीं हैं। मेरा दिमाग अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। व्हाई डोंट यू ट्राई? आई मीन You want to do a solo show, right? ये मेरा पत्ता साफ करना चाहती है, मुझे मालूम हो गया, चाहती है कि मैं यहाँ पे ना रहूं। हाँ मेरे पत्ते भी ले ले। उन पे आए। अच्छा जी। तो मैंने कभी किसी चैलेंज से बैकआउट नहीं किया, तो मैंने फिर उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो मैं फिर नेपाल गया, मैंने वो टाइटल डिफेंड किया और सक्सेसफुली अपना इंटरनेशनल हैवीवेट चैंपियनशिप टाइटल भी विन किया। यानी दो नेपाल बेल्ट्स से। हो गई आपके जी, पास। मैं डबल एक चैंपियन वो हूँ। फाइट डाई वाली भी थी जी। जो कि आपने डिफेंड कर ली, जी। फिर नई मिल गई और एक आपको। ये इंटरनेशनल चैंपियनशिप दिस टाइटल। लुक्स वेरी हैवी बाय द वे। इट इज हैवी। वेरी नाइस। अच्छा ये सिर्फ ऐसे पकड़नी होती है, ये वो वाली बेल्ट नहीं पहननी भी होती है जो? नहीं ये शोल्डर पे रखने के शोल्डर पे लिए। रखते हैं, शोल्डर पे हाँ। रख के दिखाया ना जरा जी, विक्ट्री। आहा ये देखिए जी। वाह वेरी शाइनी, जबरदस्त। ग्लिटरिंग एंड हैवी एज वेल। बिल्कुल। सो आपकी जितनी भी अभी तक फाइट्स हुई हैं क्या सबसे टफ ये रही है? सबसे टफ ये रही है क्योंकि इंडियन के साथ थी, तो इस पे मेरे पे प्रेशर भी था क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जब होता है। बिल्कुल किसी भी गेम में ये हम देखते हैं। हाँ तो बेसिकली ये था ना कि मैं जब वहाँ गया मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज तो काफ़ी सारी बनाई हुई थी। तो आपको पता है इंडियन की भी अपनी भी स्ट्रैटेजीज थी कि उसने पाकिस्तानी को कैसे हराना है। ठीक है। तो मैंने जो भी सोचा होता वो कुछ भी रिंग में यूज़ नहीं हुआ। तो मैंने फिर रिंग में ऑन द स्पॉट डिसाइड किया कि अभी ऐसे कर रहा है, मुझे ऐसे करना है। कुछ जगहों पे मुझे एग्रेसिव होना पड़ा, कुछ जगहों पे डिफेंसिव होना पड़ा। ओके। तो वहीं पे मैं समझ गया कि आप ये अपने ये टेक्निक्स यूज़ कर रहा है। फिर मैं उसको रिंग में लेके चलता रहा। तो फिर एंड पे फिर यही हुआ कि वो मुझे अपना फिनिशर मारने आया, मैं हट गया। तो वहीं से मैंने अपना उसे फिनिशर डेजर्ट स्लैम पकड़ लिया। फिनिशर से क्या मुराद होती है? फिनिशर जो हर रेसलर का अपना फिनिशर मूव होता है जो उस जैसा कोई और नहीं मार सकता। अच्छा। तो वो मार के वो मैच विन करता है, मैच एंड अच्छा करता हर है। रेसलर का अपना एक फिनिशर मूव है। हाँ। जब एंड पे उसने जीतना है, जीतने वाला तो वो फिनिशर मूव के साथ जीतेगा। बिल्कुल। व्हाट्स योर फिनिशर मूव? मेरा फिनिशर डेजर्ट स्लैम। डेजर्ट स्लैम। जी। व्हाट्स दैट? बेसिकली ऐसे मैं उठा के जोर से स्लैम करता हूँ। और अभी आप मुझे क्या कह रही थी मैं चैलेंज करूं ओह उनको? मैं तो ये कहती, मैं तो शुक्र आपने नहीं मेरी बात मानी, सीरियसली मेरी बात कोई है। अच्छा हो और ये गया। 6'5" की हाइट से फिर कोई उठता भी नहीं है, वो फिर हार जाता है। तो अगर कोई भी चैलेंज मतलब करता है हाइट का फायदा आपने जी, उठाया और advantage। आपने उसी जी। तरह से अपनी बिल्कुल। फिनिशर शॉट। वो भाई ज्यादा भारी भरकम नहीं थे? नॉर्मल थे। ओके। हाँ। अच्छा इसमें वेट कैटेगरी का मामला नहीं होता? नहीं रेसलिंग में नहीं category, होता, हाँ। वेट मैटर नहीं बिल्कुल, करता, हाइट मैटर open नहीं है, करती। जी। बस जिसने आपको चैलेंज कर दिया उसके बाद स्टेमिना, फिर टेक्निक, आपकी मोबिलिटी कैसी है, एजिलिटी कैसी है, रिंग स्किल्स कैसे हैं आपके। ओके। ये और ये सारी कितने मिनट की फाइट थी? ये आई थिंक 10 to 12 मिनट्स की। 10 से 12 मिनट मारते रहे एक दूसरे को? जी बिल्कुल। और ये हार्डकोर मैच था, इसमें हर किस्म का वेपन भी अलाउड था। वेपन? हाँ कैंडो स्टिक इसमें यूज हुई है, इसमें स्टील यूज हुआ है, इसमें चेयर्स यूज हुई हैं, इसमें हर ठीक चीज। है ना? सीरियसली? इंजरी हुई थी उस टाइम लेकिन कहाँ अब पे? रिकवरी नी में, जॉइंट्स में, बैक में। तो ये अच्छा। कोई सीरियस इंजरी अ, सर पे या कोई रूल्स होते हैं इसके कि ये basically अगर मैच से- वेपन है तो आप सर पे नहीं मार सकते या नहीं मैच से पहले हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे कि Okay. कुछ भी हो सकता है। मैच ही ये था ना, हार्डकोर मैच था। तो इसमें सब कुछ लीगल था। तो ये बहुत वन ऑफ द टफेस्ट फाइट थी क्या मेरी। जरूरत है ये करने की वैसे? Passion है मेरा। मुझे ये था कि मतलब जो रेसलिंग होती है ऑनेस्टली पहले तो हल्की हमें फुल्की घर वाली। वाले ये बताते थे कि ये ऐसे Acting फेक होता होती है, है। एक्टिंग कर रहे होते हैं। नंबर 1 ये बताया। दूसरा ये थोड़ा माइंड में होता था कि अच्छा चले अगर रियल में हो भी रहा है तो कम से कम इसके रूल्स सेट होंगे। हाँ तो- नहीं ये कैटेगरीज होती है ना, तो हमारा हार्डकोर मैच था और था भी ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया।
तो इसमें सब कुछ लीगल था, हे। तो इसीलिए तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुए थे कि कुछ भी हो वैसे जाए ये रेसलिंग में कितने कितने टाइप्स होती हैं जो आपने कहा ना हार्डकोर रेसलिंग, वैसे Categories जो आप बता रहे हैं। कैटेगरीज होती हैं? बेसिकली या तो अगर सिंपल मैच हो तो उसमें अपनी भी और अगले की भी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, यानी आप अपनी बोन्स का यूज नहीं कर सकते, आपने अपने मसल और स्ट्रेंथ से अगले को हराना होता है। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हार्डकोर मैच होता है तो उसमें हर किस्म का वेपन अलाउड होता है, स्ट्रीट फाइट होती है, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होता है जिसमें आपने अपने अपोनेंट को इतना मारना है कि वो रेफरी 10 काउंट करे और वो उठ ना सके, उसमें भी सब कुछ लीगल होता जो है। नॉर्मली हम देख रहे होते हैं। जी, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, तो इस तरह की कैटेगरीज होती हैं। नहीं तो जो- आप ही कैटेगरी में ये नहीं ये होता hardcore कि match जब था। आपने हरा दिया है तो वो उठ ना सके वाला मामला नहीं होता? ये हार्डकोर मैच था ना, सब कुछ लीगल था इसमें, यानी हर सारे वेपन्स अलाउड थे। उनकी जो कैटेगरी है उसमें ये था कि कुछ भी अलाउड था, डू और डाई वाली नहीं सिचुएशन। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने फिनिशर मूव की बात की, यानी वो आपने ठीक है फिनिशर मूव से उसे गिरा तो दिया, लेकिन अगर फिर उठ जाए तो फिर? नहीं, वो फिर मैंने उसे पिन किया ना 1 2 3। अच्छा, हाँ, वो अच्छा। लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच नहीं था हाँ, ये। फिर counting हाँ, या तो होती पिन है। से मैंने उसे हराना था या सबमिशन सही। से कि वो हार मानता, तो मैंने उसे पिन से हराया अपने फिनिशर मूव मार के। ओके ओके। अच्छा, इस बेल्ट को अचीव करने के बाद हाउ डू यू फील? आई फील प्राउड फॉर माई कंट्री, Okay. फॉर माई पेरेंट्स, और बहुत अच्छा फील होता है। और नेपाल में मैं जब फाइट कर रहा था तो ड्यूरिंग मैच वहाँ पे पूरा क्राउड जो है वो इंडिया इंडिया की चैंटिंग कर रहा था। तो आपने कहा मेरे सपोर्टर्स किधर हैं? हाँ, वहाँ पे मैं अकेला पाकिस्तानी था, कोई और नहीं था। ओके। तो एनीथिंग फॉर माई कंट्री, तो बहुत जबरदस्त। प्राउड फील हो रहा है। तो ये अच्छा, बड़ी- आपके ये जी 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 ट्रेनर की बात मैं करना चाह रहा हूँ। आपके ट्रेनर भी अमेरिकन है, जी, कैलिस्टो, आपने उनसे बिल्कुल, ट्रेनिंग ली है, राइट? बिल्कुल। तो ये जो ट्रेनर थे इन्होंने कितना आपको इसमें सिखाया है जिसकी वजह से आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं? जी बिल्कुल, मेरे ट्रेनर का इसमें बहुत रोल है। उन्होंने मुझे सारा कुछ गाइड किया कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेसेस है, तो उन्होंने मुझे बताया कि अब तुमने इसमें काम करना है। तो वो खुद WWE के 2 टाइम US चैंपियन रह बिल्कुल। चुके हैं, तो उन्होंने जितनी भी WWE की नॉलेज है वो सारी मुझसे शेयर की, मुझे गाइड किया, और उन्हीं की वजह से आज मैं इंटरनेशनल चैंपियन हूँ और पाकिस्तान को हर जगह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और आप सबको प्राउड कर रहा हूँ। वेरी नाइस। देखिए ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आपको जो सिखा रहे होते हैं आप उनको उनका रिगार्ड करें, कहीं भी आप बिल्कुल, अगर बैठे हुए absolutely. वो नहीं इंसान को भूलना चाहिए। व्हाई रेसलिंग? अगेन माय क्वेश्चन, कैटेगरी की बात नहीं करी, बट कैसे शौक डेवलप हुआ कि मेहनत करनी है और इसी में आगे जाना है? ये बचपन में बस मार धाड़, दे मार 4.5? नहीं, मतलब शौक कैसे आया? बचपन से ही था या बाद में देखकर कोई इंस्पिरेशन है? बिल्कुल, मेरे से हर जगह यही क्वेश्चन होता है। सबसे पहले तो ये था कि मेरे फादर रेसलिंग देखते होते थे। अच्छा। जब VCR का ज़माना होता था उस टाइम से, तो मैं भी 2-3 साल की उम्र से मुझे भी शौक हो गया। फिर जब मैं बड़ा होता गया, फिर मैं खुद भी VCR की कैसेट्स लाता था, फिर DVD आया वो ला के। तो हमारे घर में ऐसे होता था जब भी रेसलिंग लगती थी जैसे कोई फेस्टिवल हो रहा हो, इतना क्रेज था हम सबको। अच्छा, पूरी तो फैमिली को? हाँ, तो हम सब बहुत यानी शोर शराबा और इस तरह बहुत हाइप होती थी ना घर में जब भी रेसलिंग प्ले होती थी, तो वहाँ से मुझे भी शौक हो गया। तो इवन स्कूल में भी सब में मशहूर था कि ये हर टाइम रेसलिंग की बातें करता है। 18-20 साल की उम्र तक मैं रेसलिंग के अलावा कोई बात भी नहीं करता था, तो हर टाइम मेरे माइंड में रेसलिंग ही चल रही होती थी। और मैंने कभी कोई प्लान बी भी नहीं बनाया कि अगर रेसलिंग में नहीं हुआ मैं स्पोर्ट्स में जाऊँगा, इसमें नहीं हुआ तो इसमें जाऊँगा। अच्छा। मुझे बस रेसलिंग में ही जाना था। तो फिर वहीं से मैंने इसकी प्रोफेशनली ट्रेनिंग ली और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है कि आज आप सबको प्राउड कर रहा हूँ। माशाल्लाह और, माशाल्लाह। हाँ। अच्छा, शादीशुदा है? नहीं। चांस भी कम लगता है मुझे। क्यों? मतलब कोई कैसे इतना डेयरिंग होगा कि वो जाके वो रिंग में जाके जो खेलते हो, रेसलिंग की घर में सिर्फ बात थोड़ी- करते हैं, जो करते सिर्फ रेसलिंग है, तो मसला हो जाएगा। हो गई, मैं घर में थोड़ी रेसलिंग करता हूँ, रिंग में wrestling रिंग में करता हूँ। wrestling करता हूँ। हाँ डर तो फिर भी होगा ना किसी को आप हाँ, का, फिर भी। बिल्कुल। अच्छा, वैसे स्कूल में या लाइटर नोट, लोगों को कभी डर लगता है कि अच्छा इसके साथ हमने पंगा नहीं लेना, क्योंकि अगर इसको हमने कुछ कह दिया तो ये इसका एक मुक्का या एक लगाएगा तो वही काफी होगा? बिल्कुल ऐसी। और मेरे स्कूल में सबसे ज़्यादा हाइट मेरी ही थी, तो मैं सबसे डिफरेंट था क्योंकि मैं तब से बॉडी बिल्डिंग और एक्सरसाइज करता था। अच्छा। तो मैं थोड़ा यानी बल्कि था स्कूल के टाइम से ही, तो वहाँ पे हाँ सबको ये था। और इवन स्टूडेंट जो है वो टीचर्स को भी कहते थे कि आपकी और अथर की आर्म रेसलिंग होनी चाहिए और आप करें। तो टीचर्स कहती थी कि नहीं, मुझे मेरा हाथ चाहिए, मैं इसके साथ मैंने अपना हाथ तोड़वाना है जो मैं आर्म रेसलिंग करूँ। तो इस तरह के बहुत सारे किस्से हैं। तो अच्छा। स्कूल के टाइम से ना, तो हाँ, तो शुरू से ही मशहूर है कि हाँ, नहीं बस वे रेसलिंग में सबको पता था कि ये बड़ा हो के इसने रेसलर ही बनना है। रेसलर ही Very बने। nice। कितना और दफा आप- हड्डी टूटी है वैसे? कोई मेजर इंजरी नहीं हुई, माइनर हुई है। हाँ, नीज में ये लगती रहती हैं छोटी मोटी छोटे मोटे हेल एंड फ्रैक्चर्स तो हो जाते हैं, हाँ। नॉर्मल है वैसे। मसल रप्चर हो जाना इट्स नॉर्मल, ब्रूजेस नॉर्मल उनके उनके लिए ऑफ कोर्स। ऑब्वियसली हमें तो सुई चुभ जाए तो वो, लेकिन बड़ा अच्छा आप काम कर रहे जी, हैं। बिल्कुल। अतर इसी Making तरह us proud, आगे जी। बढ़े, हाँ। नाम रोशन करें अपना, अपनी फैमिली बिल्कुल। का, अपने मुल्क का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो विश यू गुड लक। थैंक Thank यू you सो so मच much. फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू जी। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहीं खुश आमदीद। मुलाकात कराएंगे आपकी बड़ी बाहिम्मत लड़की से, जितने मर्जी चैलेंजेस जिंदगी में आज उन्होंने कहा नहीं मुझे आगे बढ़ना है, रास्ता बनाना है, नाम बनाना है। रिदा ज़हरा नकवी आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनका सफ़र आज से हम आपसे शेयर करेंगे। मेकअप इन्फ्लुएंसर है, क्या ज़बरदस्त उनका अंदाज होता है। टिकटॉक पर उनकी अच्छी अच्छी वीडियोस हम देखते हैं, इंस्टाग्राम पर भी, अदरवाइज बड़ा अच्छा वो काम कर रही हैं। तो रिदा इज़ विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जिंदगी कैसी चल रही है? मेरी जिंदगी फिलहाल तो अच्छी जा रही है। ओके, फिलहाल अच्छी जा रही है। जी फिलहाल। रिदा, मेकअप की तरफ कैसे आना हुआ? मेकअप की तो आना पड़ रहा, वरना मुझे ऐसे भी ज़्यादा शौक नहीं है मेकअप करने का। ओके। तो मुझे करना पड़ रहा है। तो पे में बड़ी बहन करती है, अब उसने मेकअप का छोड़ा है। अब हमने पूछो कि ये बिजी होगी ज़्यादा, तो अब मेकअप का मुझे करना पड़ रहा है। तो मैं अच्छा कर रही हूँ, लोगों को दुनिया वाले हैं सबको अच्छा लगता है मैं मेकअप का भी, और मैं बातें सबको अच्छी लगती है। बातें तो आपकी होती बहुत मजे की हैं। मजे मजे की बातें भी करी होती है। किसने सिखाया, कितने अरसे में सीखा? मैंने कुछ से सीखा, सब कुछ खुद से सीखा? यूट्यूब से देख देख के वीडियोस जो? नहीं, वीडियो से नहीं, कुछ से अच्छा, भी कभी अपने- वीडियो से भी देखती हूँ थोड़ा बहुत। जबरदस्त, क्या बात है। तो कि ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप वो भी थोड़ा सीख रही ना, वो ऐसा सीख ऐसा, रही है। आगे अच्छा, bridal आगे सीख रही है। अपना मेकअप कर लेना या थोड़ा सा वाह जी मेकअप वाह। टिप्स दे देना। मेकअप टिप्स बड़ी अच्छी होती है। मुझे वैसे जल्दी आ जाते थे, आज हम मेकअप इनसे करवाते या और नहीं, हम नहीं, दिखाते कि वो इन्दा ने tips हमारा जरूर देती हैं। हाँ, मेकअप वैसे किया। सबीन का मेकअप कैसा हुआ है? ऐसे भी आप खुद भी अच्छी हैं, सुंदर भी हैं। ऐसा हमने खुद भी अच्छा मेंटेन रखा है, खुद के हमने खुद में मेंटेन अच्छा रखा है, कपड़े अच्छे पहने हालांकि हैं। खाती बहुत है, लगता नहीं है। उसे कम करना पड़ेगा आपको ज़्यादा। खाना कम करना पड़ेगा। हाँ, ना खाना कम करना अच्छा, मेरे पड़ेगा। मेकअप को रेट करे वैसे कि मेकअप ज़्यादा आपके बहुत अमेजिंग है, अच्छा है। अच्छा लग रहा है क्या? कुछ ऐसा है कि ये कम होना चाहिए थे, ये ज्यादा, या जिससे मेरा फेस जैसे कि हम ज़्यादा 5000 लगाते हैं, 20 लगाते हैं, वो कम लगाना है, ज़्यादा नहीं। जब मैं मेकअप करती हूँ ना, मेरे बाबा को थोड़ा इश्यू है मेकअप की, ये उनको ज़्यादा, उनको लगता है मैं ज़्यादा की है तो कम करो इसको अब मेकअप। बाबा कहते हैं फाउंडेशन भी कम, बेस भी कम, हाँ, सब कम कुछ मेकअप कम। करो, लाइट मेकअप करो, ऐसे कहते हैं आपको। हाँ, और मामा ऐसे। क्या कहती है? कुछ भी नहीं कहती। वो भी कह रही थी कि ब्रश वो होते हैं स्पॉन्ज, वो लेकिन कम करो बस। ओके। दादा, आप कोई इवेंट होता है, कहीं जाना होता है तो मैं अच्छे से तैयार होकर जाती हूँ, खुद से उन्हें तैयार- कैसे भी वरना पौड़े से कर रही थी। मुझे शौक है ऐसे आपको ही। तैयार होने का शौक है? हाँ, हाँ। मुझे कोई मना नहीं है। बाबा तो कहते मैं जो मजे करूँ मैं कर रही थी। बाबा कुछ पैसे कुछ दे देते हैं, मुझे कभी नहीं देते। ये ज्यादा पैसे आप बाबा के कहाँ पे लगवा रही हैं? मेकअप पे लगवा रही है मेरा ख्याल है। नहीं, मेकअप के साथ साथ शॉपिंग का मुझे बहुत शौक है। शॉपिंग का भी शौक है। शॉपिंग, मूवीज का, हर चीज में मुझे कुछ शौक है। वो कपड़े करती लेने हूँ। का शौक है, जूते, कपड़े मेकअप? कपड़े तो कम करती हूँ, मतलब कपड़े मैं कम लेती हूँ। ज्यादा मुझे शर्टें बहुत पसंद है, वो ले लेती हूँ। अच्छा। टॉप्स पसंद है, शर्ट्स पसंद है। अच्छा रिदा, रूटीन क्या होती है? जरा रूटीन शेयर करें रूटीन हमसे। मेरी है एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना और डाइट फूड खाना चाहिए, फ्रूट्स हो जाए, और सुबह के नाश्ते में सिर्फ बॉल अंडे, सैलेड हो जाए ना, ग्रीन टी हो जाए, कॉफ़ी हो जाए, ये आपकी सही है। और जूस भी अच्छे हैं खास। और ये अम्मी ही बना के दें, खुद नहीं? मैं कोशिश कर रही हूँ। अम्मा तो डिफरेंट बनाकर कुकिंग और से करती हैं, पकाती हैं ज़्यादा। तो जो ऑयल शॉर्ट होता है ना, वो ज़्यादा होता है ना ऑयल, फिर अच्छा नहीं होता वेट सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, जाहिर सी बात है, उससे सेहत खराब होती है। कुकिंग का शौक है वैसे? कुकिंग का शौक तो है। क्या मैंने बनाया? कुकिंग का किया था, इंस्टाग्राम में है मेरी एक। ओके। मैं ज़्यादा मेरी बहनें करती हैं, मैं खुद नहीं करती। अच्छा, क्या बहनें बात है। करती हैं, खुद नहीं करती ज्यादा। कुछ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस में मिला ना सबीन इनको। हाँ, मेरा है। तो रिदा भी इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया आपके अंदर? उस पे हमें जैसे कि अम्मा बाबा कुछ अच्छा करेंगे, मैं उनको देखूंगी, वो सीखूंगी। जो अगर बाबा कुछ करेंगे अम्मा के साथ, तो मैं वो जो सीखूंगी ना। ऐसा तो ही होता है, बंदा बच्चे उस पे दिमाग से सोचते हैं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो ना मैं ज़रूर कहूँगी बच्चे आगे जाके कुछ सीखें। और जो माँ बाप होते हैं वो ज़्यादा सोचते हैं उनके बच्चे क्या क्या नहीं करे, वो हमसे पूछते हैं रिदा ने कैसे किया मैनेज। तो ज़्यादा अम्मा के पास कॉल आते हैं, तो मुझे कहते हैं, नहीं मुझे नहीं, डायरेक्ट अम्मा को कहते हैं आपने कैसे किया रिदा को। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने खुद से बातें सीखी हैं। मैं जो बातें होती हैं वो हम कर रहे हैं। हमारे ऐसा कोई इशू नहीं है। हम जैसे कि घर में बैठ कर बातें शातें करते हैं, टीवी देखते हैं, मूवीज देखते हैं। हमें शौक भी है ज़्यादा। मूवी कौन सी फेवरेट है? पंजाबी। ओके। हाँ, घर वाले को शौक है पंजाबी देखना, इंग्लिश भी देखना। अच्छा, पंजाबी बोल भी लेती हैं?
मैंने आती पंजाबी बोल रही थी एक बात है, इस पे पंजाबी आती है, पंजाबी में कोई एक डायलॉग डायलॉग ये फिर जवाब दें। अच्छा इम्तिहान होता है कि मेरा है। आ सोने मुंडे हैं आप भी तू भी बड़ी सोहनी कुड़ी है। अच्छा जी, मैं लाइक थैंक यू। प्रिंसेस वाला क्या था वो स्टाइल से भी? वो तो यू वाला था, लेकिन रिदा का यू वाला है। रिदा का जरा और एक मैंने कल टीवी में देखा था, ये PTV का ना हम लोग का जो वो टिकटॉकर हैं और 2 लोग थे बहन भाई, वो मैंने देखा था। उमर सलीम और बिस्मा। हाँ बिस्मा, मैंने तो उसकी वो वीडियो ये देखी थी। बिस्मा ने किया था ना, तो वो उनको याद आ देखी गया। थी, यूं करते हैं सब। तो आपने कहा मेरा स्टाइल डिफरेंट होगा। अच्छा रिदा, आपकी वैसे तो बहुत सारे वीडियोस जो कि वायरल होती हैं, सबसे ज्यादा वायरल वीडियो कौन सी हुई जिस पे ज्यादा आपको लगता है कि लोगों ने पसंद किया? मैं मेकअप का, मेकअप का। हाँ वो पसंद किया ज़्यादा। जैसे कि मेकअप का नहीं, सबको ना मेरी बातें पसंद आती हैं ज़्यादा। मैं हमें भी बातें अच्छी पसंद करती आई हूँ। हैं। इसलिए तो बस मैंने अच्छी बातें, तो मुझे शौक जो है करना, तो लोगों को मेकअप के साथ साथ मेरी बातें भी लोगों को पसंद आते हैं। जो मैं बाहर से शॉपिंग करती हूँ, जो वो शौक है, हेयर स्टाइल का शौक है, वो कर रही थी। हेयर स्टाइल का भी शौक मेरे से प्यारा वैसे आपने हेयर स्टाइल बनाया है। है। वो आपसे ये तो ज्यादा सिंपल प्यारी है, भी अब था। मैं मैं रिग्रेट ज़्यादा कर रही हूँ, मैं आपसे तैयार हो जाती आज, वैसे हाँ, मेरा ये बड़ा भी दिल है। मैं अच्छा भी नेक्स्ट करती टाइम जब मैंने आपने में से कोऑर्डिनेट करना है, आपने थोड़ा, लेकिन आपको जल्दी आना पड़ेगा। जल्दी आ से जाएंगे मैं 6:30 हाँ, बजे क्योंकि सुबह, 3 घंटे लगते हैं इनको तैयार होने में ना। 6:30 बजे आप आ जाएंगी ये तो मुश्किल है। सुबह, देखा? ये तो मुश्किल है। चले। अच्छा रिदा, जब इतनी बातें करती है, कभी घर वालों ने कहा रिदा चुप हो जाओ, कितना बोलती हो? नहीं ऐसा नहीं, नहीं कहते? घर में ऐसा नहीं है। सुनते रहते, जैसे हमारा दिल कर रहा है जैसे कि आप बातें करती कि रहें। मेरा मूड नहीं है किसी से बात करने का। अच्छा। मैं जो मैं चली जाती हूँ, मैं बस चुपचाप लौटती हूँ। मूड खराब क्यों होता है? ये सवाल खराब थोड़ा होता है? मुश्किल है पूछे। फिर भी मूड खराब तो होता चलिए, है मुश्किल, ज़्यादा। इतने आसान सवालों में एक मुश्किल सवाल का जवाब किस दे बात पे देना, मूड किस खराब बात होता पे? है? नहीं, जैसे कि मूड तो ऐसे ही खराब हो जाता है कभी कभार। मैं फोन ऐसे वीडियोस देखती हूँ ना, रोना आ जाता है ज़्यादा। ओके। मुश्किल, मैं इमोशनल होती हूँ ना ज़्यादा। जैसे आपने सोशल मीडिया पे कोई ऐसी वीडियो देख ली, वो कोई सैड वीडियो आपने देख ली, या कोई ट्रैजिक इंसिडेंट की वीडियो देख ली, तो आप उसमें नहीं थे? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जैसे जब एक लड़की दुल्हन बन जाती है, उसकी शादी हो जाती है, तब उसकी लुसत होती है। जब लुसत होती है ना लड़की, उसकी बहुत मुश्किल होता है। ये मुश्किल होते हैं, बेटियाँ अपने बाप के घर छोड़ के चले जाते हैं। ये बहुत मुश्किल होता है लड़कियों में, बेटियों की। कितनी और प्यारी सबसे सोच ज़्यादा है। दुख माँ बाप को होते हैं, और बहन भाई को अलग से। हाँ, लेकिन at the बहन same भाई को time- अलग से। हाँ, क्योंकि नहीं जैसे अब बहन भाई के साथ अब प्यार करने की है, रिश्ता रखने की है, उस पर बहुत गहरा अरे होता रिदा, इस है। पे क्यों रोते हैं? देखिए ना, पहले आपके बहन भाई होते हैं, अम्मी अब्बू होते हैं, फिर आपको नए रिश्ते मिलते हैं, अम्मी अब्बू बहन भाई तो होते ही हैं, और नए रिश्ते प्यारे प्यारे मिल जाते हैं। खुशी ऐसे की भी बात होती लड़कियां है। होती हैं, अपने मैके में खुश होती हैं, ससुराल में नहीं। आपकी बहनों की शादी अच्छे ससुराल भी होते हैं। आपकी बहनों की शादी हुई है? हाँ हो ये शादी। इसी में रखना, ये एक दुख है ज्यादा। डॉक्टर है, एक पेंटिंग करती है। अच्छा, ओके, दोनों की शादी हो गई है? दोनों की शादी नहीं, दो बहनें, मतलब हम 3 हैं। घर है। की मैं सबसे छोटी हूँ। ठीक है। अब अभी फिलहाल मैं बड़ी हूँ, मैं 20 साल की भी हूँ। ओके। मेरी बर्थडे भी होती है, मेरे 27 में मेरे को आती है। माशाल्लाह। तो मेरे पहले बहनों की भी हुई है, भाई की भी हुई शादी। जब बहन की शादी तो आप रोई थी? ज़्यादा नहीं, मतलब नहीं ऐसा मतलब कोई बात आप नहीं। खुश थी? नहीं, मैं अपनी इनका- बड़ी बहन पे खुश थी, वो चलेगी। तो मैं दुख पे थे, मतलब मेरी जो बहन है अलीना, वो ऑस्ट्रेलिया में है, ओके, उसके ऑस्ट्रेलिया में। ज़्यादा होती हूँ। उसके दूर है ना, जाहिर है। जिसकी शादी होगी उसके, मतलब जो इधर है उसके लिए खुश है कि चली की जान हाँ, छूटी, और चलेगी, जो दुबई में रहती है। अच्छा, रहती वो भी अच्छा वो दुबई भी में। दुबई में। अच्छा, मेरा इसका मतलब जो ऑस्ट्रेलिया वाली बहन है उससे आपकी दोस्ती ज्यादा है? हाँ ज़्यादा तो है, दोस्ती भी और बहन भी है मेरी। अच्छा, तो बहन- दूर है वो मुझसे। दोनों में दूर है ना। ज्यादा। लेकिन दुबई से आना जरा आसान है ना सभी। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया से बहुत आना अच्छा कवर किया आपने, नहीं कवर हुआ वो और देख सबसे रही ज्यादा है ये मेरा show। बड़ा भाई है, कनाडा में होता है, वो आप जॉब करता है, Okay. इंजीनियर है। माशाल्लाह। मसरा से मेरे बाबा भी इंजीनियर है, वो भी रिटायर होने के बाद घर में बैठे हैं, वो बेफो में होते हैं, मैं बेचारे घर में अपने रूम में होती तो हूँ। यानी भाई, तो आपके retire होने देखें, के बाद क्या करे दोनों बाबा दोनों फिर? बहनें चलेंगी बाहर,
भाई चला गया बाहर, अब्बा रिटायर हो के अब घर पे आपके साथ देखे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, नहीं तो घर पे मैं तो राज आपने आपका हुआ। सही नहीं बोला, मतलब वो अपने फोन में बिजी होते हैं ज्यादा। फिर अब भी ये बात वैसे आपने उन्हें कहती नहीं है कि फोन कम यूज किया करें और मुझे ज्यादा टाइम दें? हाँ ये बात आपने सही बोला। फिर भी जरा सोचिए जरा, जो बेटियां माँ बाप के सामने हो ना, फिर बेटियों से बातें करें और प्यार ज़्यादा करें। मतलब मैं फ़ोन चला लेती हूँ, मेरे पास ऐसे iPad तो होता है, मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ सर पे। ज्यादा नहीं करती तो कितना प्यारा जी, मैसेज। देखिए जी। देखिए सारी बातें हम मजाक भी करें सब कुछ, Yes. लेकिन दादी कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया वो ये कि देखिए आपके बच्चे ये चीज फील कर रहे होते हैं कि आप टेक्नोलॉजी के साथ कितने जुड़ गए हैं। सो आपको समझ नहीं आ रही होती उस टाइम पे, लेकिन आपके बच्चे ये फील कर रहे होते हैं। मैं तो इसमें- टेक्नोलॉजी को साइड पे करें। इसमें से भी ना एक बात और भी है क्या? ना, नॉर्मली क्या शिकवा आ रहा होता है ना, नॉर्मली शिकवा ये आ रहा होता है कि जब पेरेंट्स के साथ हम बैठे होते हैं तो अम्मी अबू बात करें, हम कहते हैं ठीक है, अच्छा, कितनी disrespect यानी है। हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अब काम ऑपोजिट होना शुरू हो गया है, मैं ऐसा ही करती हूँ। अब ऑपोजिट हो गया है। अब वालिदैन फोन यूज कर रहे हैं तो बच्ची ने आवाज उठा दी है कि ये काम खराब है। तो दोनों को एक जरूरत है। एज अ किड हम जब किड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा मेरे लिए छोटा लफ्ज, बच्चों के तौर पे अगर हम काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है मैं किड तो नहीं कहूंगा, अम्मा बकले तो हूँ, सो हम भी ये काम ना करें। और रिदा के अब्बू तो बिल्कुल ये काम ना बिल्कुल करें, ये काम ना करें। क्योंकि रिदा ने पूरे पाकिस्तान को बता दिया आज क्या कर रहे हैं उनके। अच्छा, अम्मा रिदा- ये रिदा भी आपकी- पूरा पाकिस्तान को ये कहूँगी, सबसे ज़्यादा माएँ अपने बेटे को प्यार करती है ना, वो अच्छा लगता है। जैसे अच्छा। जैसे कि हम हंसी मजाक करते हैं सबसे ज़्यादा, मैं अपनी अम्मा को करती हूँ ना ज़्यादा, तो मोटिवेट करने के लिए। जैसे कि हम एक जगह में काम कर रही होंगी, मैं तंग करूँगी ज़रूर, तो अम्मा हंसती हैं, अच्छा लगता है मुझे, तो मैं रोती हूँ तो अम्मा ऐसा बुझती सैड नहीं हो है, जाती है ना। फिर भी बुझती तो हैं, तो बुझती नहीं है ज़्यादा, वो मेरे चेहरे देखती हैं पर पढ़ती तो हैं। पता चल जाता है। अच्छा आखिरी बात हाँ। जब आपके बाबा फोन यूज कर रहे होते हैं तो आपकी अम्मी भी उनको मना करती हैं कि डांटती हैं कि फोन मत यूज दोनों ऐसे करो? हैं। दोनों फोन हस्बैंड यूज वाइफ करते हैं? ऐसे होते हैं सारे, बच्चों के सामने फोन चला लेते हैं। अब हाय। बच्चे तो बेचारे क्या करें, वो रूम में बैठ के अन्य वो फोन में बिजी होते हैं। अगर अब देखना, मैं इधर बड़ी बॉस बनूंगी ना, तो मैं बात नहीं करूँगी किसी से। देखा बदला लेंगे फिर के आपने फोन, आप बॉस बने तो आप फोन यूज करते हैं, रिदा बॉस बनेगी तो वो भी फोन आपसे बात नहीं करेंगी, वो और भी मैं सिर्फ सबसे फोन यूज दूर चली करेंगी। जाऊंगी। अरे नहीं रिदा, ऐसा दूर ना नहीं करें, जाना। ऐसा ना करना करें। पड़ेगा। आपके पेरेंट्स सब आपसे बात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा फोन कम यूज करेंगे। नहीं, फ़ोन तो चला लेते हैं कभी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा फ़ोन मैं चला लेती हूँ, तो बस अम्मा पापा मुझे आवाज़ दे देते हैं, मैं फ़ोन लेना चाहती हूँ। फौरन फोन छोड़ती हैं, ये और बड़ी मैं अच्छी बात है। ये कहूँगी, एक दफ़ा बाप आवाज़ दे देना तो बेटियाँ दौड़े दौड़े चले जाएं अपने बाप के पास, गले लगाए, वो अच्छा वाह, लगता है। एक बार वालिद की आवाज बेटियां दौड़े दौड़े हाय, जाती हाय। हैं उनके पास, चाहे एज अ पेरेंट चाहे एज अ किड। अगर आप फोन इस्तेमाल करें ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, किसी एक रूम में आप बैठे हुए हैं, फैमिली में इकट्ठे बैठे हुए हैं, घर के अंदर हैं, प्लीज डोंट डू दैट। एज अ पेरेंट भी ना करें, एज अ किड भी ना करें, दोनों डिस्टर्ब होते हैं। Exactly. आपस में कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिदा, इट वाज ग्रेट हैविंग दिल खुश हो गया आपसे खुश हो मिलके। गए हम लोग, सीरियसली आप उस तरह खुश रहें, हंसती मुस्कुराती रहें, बहुत मजा है आपसे बात करके। Thanks. नाज़रीन, ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे पास। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं कि जो जब देखा था जैसे थे वो आज भी वैसे ही हैं। माशाल्लाह। मतलब उनके सामने अगर आपको बता दिया जाए, बड़े लगेंगे आप उनसे, काफ़ी छोटे आप उनसे, लेकिन फिर भी नहीं, बड़ा तो खैर नहीं लगूंगा। जोक्स अपार्ट, कैसे अपने आप को उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, पहचान की अगर उनकी बात की जाए तो जाहिर है हम सब उनको एक सुपरस्टार और Yes. ऑब्वियसली एक बेहतरीन सिंगर के तौर पर जानते आए हैं, लेकिन कई सालों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं, किस तरह से वो चेंजेस लेकर आ रहे हैं सिस्टम में, और किस तरह से लोगों की फलाह के लिए वो काम कर रहे हैं, स्पेशली बच्चों के हवाले से, चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से। वो किस तरह से आगे बढ़े हैं, हाईलाइट कर रहे हैं इश्यूज़ को, और उन इश्यूज़ को फिर जाहिर सी बात है कि पॉलिसी लेवल, हम गवर्नमेंट लेवल पे अगर देखें तो उनको हाईलाइट करके ऑब्वियसली लॉज में चेंजेस भी लाई गई हैं। वो लॉ जिसकी बात आपने किसी भी नेशनल समिट से लॉ पास Exactly. करवाया था इन्होंने, जो कॉर्पोरल पनिशमेंट के अगेंस्ट, उससे पहले गुडविल के तौर पर सज़ा को कानून का हिस्सा समझा गया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से शहजाद रॉय ने आवाज़ उठाई, मैंने नाम चुप ले लिया, तो उसके बाद कानून का हिस्सा हुआ।
अदरवाइज भी ज़िंदगी ट्रस्ट, उसके फाउंडर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, जिस तरीके से उनका इदारा काम करे, हम सबके सामने उनका काम है, ज़ल्ज़ला हो, कुदरती आफत हो, बहुत इम्पॉर्टेंट उनका काम होता है, नज़र आता है। इसके अलावा एक बहुत की इशू पाकिस्तान का विच इज़ पॉपुलेशन मैनेजमेंट पे जिस तरीके से वो अवेयरनेस कर रहे हैं, ये भी बहुत अहम है। बहुत से और काम जिन्होंने कर रखे हैं और करते चले जा रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको इसी तरह ताकत हिम्मत दिए रखे। शहजाद राय आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या हाल है आप लोगों का? बिल्कुल ठीक ठाक। बुनियादी सवाल, क्या खाते हैं? या ये बताएं क्या नहीं खाते? सर खाता हूँ। नहीं आप वो नहीं खाते आप। हाँ, मुझे तो सबसे पहले तो यहाँ आकर इतनी खुशी होती है इस्लामाबाद पीटीवी पे, बिकॉज मुझे याद है, मुझे अपना सारा बचपन याद आता है जब म्यूज़िक स्टार्ट किया था, तो सुबह की जो सर्दियाँ होती थी इस्लामाबाद की, और सुबह सुबह अगर कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा होता था या कुछ हो रहा होता था, एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक और बहुत यादें हैं पीटीवी के साथ। तो 1995 में आपने स्टार्ट किया? 1995 में, मैं असल में 1995 में मैंने 93-94 में मैट्रिक किया था। ओके। और 94 में जब मैं मैट्रिक कर रहा था तब मेरा पहला गाना आया था। सो और फिर उसके बाद आई थिंक 95 में मैं फर्स्ट ईयर में था, मुझे याद है कि पहली दफ़ा मैं इस्लामाबाद पीटीवी आया था। और ऑब्वियसली कॉलेज में थे, ये वो फलाना, तो मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा होता था क्या, तो वो सारी मेमोरी जो है वो आप वापस, ये सब बिल्डिंग देख के पीटीवी की जो है ना, मुझे सारी मेमोरीज याद आ गई आप सब कुछ आपको। चलो, गाना कम कर दिया, छोड़ दिया क्या अभी, क्योंकि नए सॉन्ग्स नहीं आपके? मेरी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मेरी लास्ट एल्बम वाज इन 2009 जो लगा रहे एल्बम थी, जो पॉलिटिकल एल्बम थी। उसके बाद फिर वासु और मैं, एक बलोच था जिसके साथ मुझे मौका मिला कि एक बलूचिस्तान के इश्यूज़ को हाईलाइट करना। फिर हमने चल पड़ा किया था, जिसमें एक म्यूज़िक पर, एजुकेशन पे डॉक्यूमेंट्री थी, जो जिसकी वजह से लॉ भी पास हुआ था। सो मुझे बहुत कोई चीज़ जब इंस्पायर कर रही होती है तो मैं बहुत उसको परसू करता हूँ। सो म्यूज़िक कभी भी मेरे लिए उस तरह का प्रोफेशन तो था और अभी भी है, बट लेकिन मैं परसू उस तरह से नहीं करता था जिस तरह से हमारे बाकी सारे कोलीग्स करते हैं, बिकॉज वो हार्ड कोर म्यूज़िक कर रहे होते हैं। मेरे लिए ज़िंदगी के अंदर जो एक चेंज होता है, जब आप सीख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो वो चेंज मुझे बहुत सारी जगह ले जा रहा होता है। सो दैट इज़ द रीज़न मैं कंसिस्टेंट नहीं होता करने के अंदर। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज, तो हमने एक फ़िल्म अभी की है और मैं पीटीवी पे ही बैठा हूँ, तो मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि वो पीटीवी का ही वो था, अलफ नून जो था। सो ये एक ऐसी चीज़ थी जो बहुत सालों से दिमाग में थी, और फैसल वगैरह। सो मैं ज़्यादा तो अभी इस पर बात नहीं करूँगा, अभी आएगी तो आपको फिर ज़रूर आप लोगों के पास भी आके बात करूँगा। सो वो है एक फ़िल्म है जिसके अंदर आप बहुत सारा म्यूज़िक भी देख सकेंगे, और मैं उसमें एक्ट कर रहा हूँ। मैं अल्लन हूँ उसके अंदर। तो वो अल्लन वैसे ही पॉलिटिकल सटायर के करीब थे, तो मेरा जो म्यूज़िक है वो भी पॉलिटिकल सटायर उसमें होता है, और अलिफ नून भी एक सोशल सटायर के ऊपर पूरा बेस था। तो ये पूरी एक फीचर फिल्म है। सो इस पर कुछ काम कर रहे थे। तो आपकी ये जो शिकायत है कि कम, तो वो इससे थोड़ी सी तो उसमें एक्टिंग भी नजर आएगी, आपकी म्यूजिक भी होगा, एक्टिंग भी होगी। और अच्छा, एक्टिंग में भी बहुत अरसे बाद हम आपको देखेंगे? एक्टिंग मैं करता ही नहीं, मैं तो बिल्कुल कभी ऐसी शुगल में कभी कर लिया। अच्छा, वो एक होता है ना शहजाद, जिस काम में आपको फेम मिल रहा होता है, पैसा मिल रहा होता है, आप एक पीक पे हैं, सिंगिंग के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। ज़ाहिर है गिला तो अब आपने बताया दूर ज़रूर हो जाएगा, बट बहुत अरसे तक हमने नहीं देखा आपको गाना गाते हुए। मुश्किल था छोड़ना, या कोई रीज़न थी कि बस फ़िलहाल के लिए मैं पीछे हो जाऊँ, मैं गाना ना गाऊँ? अच्छा, जब हमने चल पड़ा ख़त्म किया, तो उसके बाद जो एजुकेशन रिफॉर्म्स में मैं जो काम कर रहा था, गवर्नमेंट स्कूल हम ठीक कर रहे थे, तो उसमें 2014-15 के बाद टीचिंग की जो एक पूरी वर्क फोर्स है हमारे मुल्क में, उसको रीडिफाइन करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज टीचिंग एक साइंस है। और मेरा लाइफ का मकसद जो है वो आई थिंक 2012-13 के बाद ये था कि किसी तरीके से हम अपना स्टेट का स्कूल का सिस्टम फिक्स कर सकें। और उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी बैटल्स लड़नी पड़ी मुझे, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। एक पूरा एक माफिया है जो एजुकेशन सिस्टम को रोका हुआ है, उनकी थ्रेट्स, उनके साथ काम करना, उनसे लड़ना। सो ये एक बहुत ही टफ पीरियड था, जो मैं तो म्यूज़िक तो एक लास्ट चीज़ मेरे लिए बन गई थी, बिकॉज हम इस तरह की बैटल्स लड़ रहे थे उस वक्त कि एवरी डे
एवरी मंथ कुछ ना कुछ इतना बड़ा हो रहा था कि, और अगर वो हम ना करते तो आज आप देखें इस मुल्क के अंदर टीचिंग लाइसेंस आया है। यस, इस मुल्क के अंदर जो दूरबीन हमारी इंस्टीट्यूशन है 4A डिग्री प्रोग्राम लेकर आया, और आप लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं होगा, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में 150 टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, तो उन गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज और 30 सिंध के अंदर हैं। ये जो कॉलेजेस हैं असल में इनका काम है डिग्री देना गवर्नमेंट टीचर्स को और फिर वो स्कूल में जाके पढ़ाएं। इनके लिए ये जो टीचर एजुकेटर्स हैं इनके लिए एक मास्टर्स प्रोग्राम बनना था जिससे ये पूरे पाकिस्तान के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस जो हैं वो, तो एक क्रिटिकल थिंकिंग जो मेरा असल में जो इवन उस एल्बम के बाद भी जो लगा रहे मेरी एल्बम थी वो पॉलिटिकल क्यों, इससे पहले मेरा गाना साली तुमानी नहीं था, तेरा मुखड़ा हंसी, ये सारे तो रोमांटिक songs थे। सोच तो पॉलिटिकल थी ना। तो ये जो गाने बने थे कि नेक वो है जिसको मौका नहीं मिला, या मुझे फ़िक्र ही नहीं कि ये मुल्क कैसे चलेगा, मुझे फ़िक्र ही कि ऐसे ही ना चलता रहे, ये सारी जो लाइंस थी ये इंस्पायर हुई थी फातिमा जिन्ना गवर्नमेंट स्कूल से। जब मैं फातिमा जिन्ना गवर्नमेंट स्कूल कर रहा था तो जिस तरह की लड़ाइयाँ मुझे उधर लड़नी पड़ी, क्योंकि एक छोटा स्कूल जो होता है ना गवर्नमेंट का, वो एक मिनी पाकिस्तान होता है। वहाँ पर आपको ब्लैकमेल करेंगे रिलीजन के नाम पे, मुल्क के नाम पे, लैंड माफिया आपको उधर मिलेगा, आपको हर चीज़, हर वो चीज़, ड्रग्स। तो गवर्नमेंट स्कूल को ठीक करते हुए जो मुझे सीखने को मिला उसने इंस्पायर किया लगा रे को, मेरी एल्बम को, और फिर उसी से इंस्पायर होकर मैं वासु और मैं किया और फिर ये डॉक्यूमेंट्री की, और यही एक इंस्पिरेशन थी जिसकी वजह से ये जो गैप मैं नहीं कर रहा था। हालांकि मुझे बहुत, बिकॉज मेरी लास्ट एल्बम वाज बहुत बड़ी हिट थी, वो बहुत बिकी हुआ एल्बम, बट रीज़न एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना था इस सिस्टम पर, और आई थिंक हमने बहुत बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पे अपनी कैपेसिटी में कर दिया, बट दिस मास्टर्स प्रोग्राम विल चेंज हाउ पीपल थिंक इन दिस कंट्री। एब्सोल्युटली। अब जरा पॉपुलेशन पर भी मैं आपका कमेंट लूँगा, जितना उस पर आपने अवेयरनेस पे काम किया, कितना उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है अब आपको? जीरो। आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम एक्चुअली। यही होता है, जितना लोग काम कर रहे होते हैं वो लोग यही कह रहे होते हैं जीरो नहीं, पॉपुलेशन वाले पर्सपेक्टिव में वाकई भी अच्छा, मैं इस पर आपको एक बात बताता हूँ। मुझे जब पॉपुलेशन के लिए कहा कि आप इसके एम्बेसडर बने, तो इससे पिछली गवर्नमेंट के अंदर मुझे कहा गया था, ऑब्वियसली अभी भी मैं पॉपुलेशन का गुडविल एम्बेसडर हूँ, तो मुझे पता था कि मैं कोई खातिर खा तब्दीली नहीं ला सकता, बट मुझे लगा मैं एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ जो कि हम करीब हैं करने के। वो ये है कि जब भी किसी की शादी होती है इस मुल्क के अंदर तो उसको निकाहनामा बनवाना पड़ता है। तो हमने ये सोचा कि NCMNH एक बहुत अच्छा इदारा है पाकिस्तान में और सिंध में काम करता है। उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर हर तरह की अवेयरनेस दे दी, कॉन्ट्रसेप्टिव से लेकर माँ की हेल्थ के बारे में, स्पेसिंग के बारे में, हर चीज़ उन्होंने बताई। तो उस प्रोग्राम को उन्होंने एक, समझ लें, एक इंटरेस्टिंग टेस्ट के तौर पे बना लिया। तो मैंने एडवोकेसी करना शुरू की कि निकाह जब तक रजिस्टर नहीं होगा, जब तक मियाँ बीवी शादी से पहले इस प्रोग्राम को ना सिर्फ देख लें बल्कि वो टेस्ट क्लियर करें। ओके। और निकाह जो अभी लोकल काउंसिल हो वहाँ रजिस्टर होता है। मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि ये नादरा में रजिस्टर हो, क्योंकि अगर ये निकाह नामा रजिस्टर नहीं होगा नादरा में तो फिर बहुत इश्यूज होंगे। यस। तो उनको वो टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। क्या उस टेस्ट में वो चीटिंग करेंगे? चीटिंग तो हर जगह होती है, बट एटलीस्ट आपके पास एक फॉर्मेट आएगा कि जो लोग जानना चाहते हैं मियाँ बीवी को वो प्रोग्राम ज़रूर देखना पड़ेगा। तो आप दुआ करें कि अगर किसी स्टेज पर ये इम्प्लीमेंट हो गया, बहुत करीब हैं, तो एटलीस्ट ये ज़रूर होगा कि जो भी शादी कर रहे होंगे उनको इस प्रोग्राम के थ्रू बेसिक चीज़ें पता होंगी, बेसिक अवेयरनेस पता चलेगी माँ बाप को, मियाँ बीवी को, कि बच्चे पैदा करने से पहले वो 10,000 दफ़ा सोचें कि उनकी ज़िंदगी पर क्या असर होगा और माँ की हेल्थ के बारे में बच्चे के। तो ये एक इम्पैक्ट मुझे लगता है शायद, क्योंकि हम ये देख रहे होते हैं कि बच्चे पैदा कर लेते हैं, लेकिन हम किस तरह से हमने उनकी टेक केयर करनी है, वो शायद यहाँ पर बहुत सारे लोग हमने, बहुत सारी फैमिलीज हमने ला। बाहर के मुल्कों में जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसको जब खेलना होता है तो उसको खिलौने देते हैं,
कि हम जिम्मेदारी अपनी क्यों नहीं ले रहे होते, हम हमेशा इंसेंटिव क्यों। अब जिस तरह बच्चों की भी बात होती है तो अक्सर हम ये बात कर रहे होते हैं, अच्छा ये इंसेंटिव दे दो, बच्चा ये काम कर सही ले। कह हम रहे सब रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए अपने एक्शंस के, और हमें उसका इम्पैक्ट पता होना चाहिए कि क्या है। लेकिन हाँ, एक आपकी बात से मैं नहीं, इस आप हद तक बिल्कुल ठीक agree कह रही हैं करूंगी। सूरन, यही होना चाहिए कि आपको, बट होता ही है कि पूरी दुनिया में इसीलिए सेफ्टी के लिए फिर लॉज बनाए जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो दिल से सिग्नल नहीं तोड़ते, बट उनको पता है अगर तोड़ा तो फिर पुलिस पकड़ लेगी। एग्जैक्टली तो ये आई थिंक वो एक स्टिक इन वो दोनों का एक मिक्सचर होता है। बट यू राइट कि असल में तो इंसेंटिव दिए बगैर ये तमाम चीज़ें आती स्कूल से हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट हो। आप देखें ना इतने वायलेंट हम क्यों हैं? हम पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप पिटाई करते हैं हमारी, स्कूल जाते हैं उस्ताद पिटाई करता है, सोसाइटी में निकलते हैं SHO पिटाई करते हैं। आप देखें ये हमने सोचा हुआ है कि अगर बच्चा सही काम नहीं करा पिटाई करो, तो बच्चा भी समझ लेता है कि अच्छा जब भी कोई काम सही करवाना है ना पिटाई करो। तो ये एक वायलेंस ब्रीड करता है पूरी सोसाइटी में, ये एक बहुत बड़ा मसला तो है। हम जो कहते हैं कि मार पीट ना करें तो बच्चे सुधरते नहीं है, थोड़ा बहुत तो मार लेना चाहिए बच्चों को ताकि बच्चों की इस्लाह हो सके। ये माइंडसेट है हमारा। इनफैक्ट Still आप है। अपनी फैमिली में देखें तो कहीं ना कहीं, खैर हम तो मारे खा के बड़ोगे, आपके बच्चे तो चले फिर भी ठीक है, नहीं, कम मुझे से कम बहुत फनी लगता laws है हैं। कि अब लोग बैठे होते हैं, हमारे दोस्त बैठे होते हैं, और जब मैं ये कॉर्पोरल पनिशमेंट का लॉ चेंज करा रहा था तो मेरा एक दोस्त था, वो कहता है कि यार कि बच्चों को मारना बहुत बुरी बात है ये वो। तो हमने फिर एक डॉक्यूमेंट किया अपने इस प्रोग्राम के अंदर, और हमने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछा कि भाई साहब आप बताएं कि आपके मारने के बारे में क्या ख्याल है, ये जो पिटाई का कानून हम चेंज करेंगे, बच्चों को नहीं मारना चाहिए। उन्होंने कहा यार अगर मेरे माँ बाप ने मेरी पिटाई ना की होती ना तो मैं आज कभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ना बनता, क्योंकि मैं गलत दोस्तों में पड़ गया था ये वो। तो मेरे माँ बाप ने, तो हमने कहा फिर आपकी पिटाई होती रहनी चाहिए ताकि फिर आप कल CEO बन जाएं, फिर उसके बाद बोर्ड डायरेक्टर बन जाएं। तो ये पढ़े लिखे लोगों का भी मसला है। उनको देखिए पिटाई का फ़ायदा है बट नुकसान बहुत ज़्यादा है, ये लोग समझते नहीं हैं। हाँ मैं थप्पड़ मारा बच्चा डर जाएगा ये वो, बच्चे को मारना जो थप्पड़ है ना ये न्यूक्लियर वेपन है, ये सिर्फ बचा के रखते हैं, आपने मारना थोड़ी है। ये डर बिठा दें, एक that's खौफ fine. तो रहेगा। बट लेकिन अब इस मुल्क के अंदर हमने जब लॉ पास कराया था, मुझसे बड़ा लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि यार ये आपने क्या किया, अब बच्चों को मार नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हमने यही कहा कि आज देखें टीचर्स जो हैं क्या स्कूल में नहीं मारते, बिल्कुल मारते हैं, बट अब जब वीडियो बन जाती है उसकी एटलीस्ट तो लॉ है। वो पहले ये था कि गुड फेथ में आप बच जाएंगे, अब वो बच नहीं सकता। तो ये है। अच्छा जी, तो अब ज़रा शहजाद की अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा टाइम हमारे पास बाकी है। ज़िंदगी में कोई रिग्रेट्स? रिग्रेट्स मैंने, आप गलतियां करते हैं तो गलतियों से आप सीखते हैं, बट ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है कोई जिसमें ऐसी बड़ी गलती जो कहते हैं सुधार लेनी चाहिए? हाँ मेरी आखिरी उंगली कट गई थी बचपन में खेल, क्या मस्ती की थी? ये तो कैसे? ये रिग्रेट नहीं है, लेकिन हाँ अगर ना खेलता तो पूरी होती ये कैसे हुआ? ये मैं छोटा था तो मेरी बहन की बर्थडे थी, सो अब वो एक लड़की थी नौरीन, तो मैं ऊपर चढ़ के गुब्बारे फोड़ रहा था, छोटा था 5-6 साल का था। अच्छा। तो उस छोटी बच्ची को चढ़ना था तो उसने मेरी टांग खींची, तो मेरी उंगली जो है ना दरवाजे के साथ फंसी हुई थी, तो मैं गिरा, ऑब्वियसली वेट था, उंगली दूसरी तरफ गिर गई तो कट गई। सो बहुत शरारती था। अब ये आपको देख के मेरा सर फटा हुआ है, मेरी उंगली कटी हुई है तो मैं बहुत ही कुछ शरारती बच्चा होता था। सो तो ये है कि हाँ अगर उंगली होती तो मैंने ऐसा कोई तीर नहीं मारना था लेकिन बस मेरा वो गलती ना होती, गुब्बारे ना फोड़ रहे होते। बच्चे भी आपकी तरह शरारती हैं? किसके? मेरे? हाँ मेरा एक बेटा है, हाँ वो बहुत शरारती। तो आपको अपना बचपन नजर आता है उसमें कि वो उतना ही शरारती जितने आप शरारती थे? मुझसे थोड़ा ज्यादा ही है। आपसे थोड़ा ज्यादा ही है। अच्छा, चूंकि वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपसे, अगर आप हमारी वो ख्वाहिश पूरी कर दें। मेरा फेवरेट, ओके, मेरे बचपन का फेवरेट जो मैं सुनती आई हूँ, तेरा मुखड़ा हंसी। ठीक है मैं गा देता हूँ। ग्रेट। तेरा मुखड़ा हंसी जादू कर गया, ये दिल ले गया मेरी जान। Sabir, thank you so much for joining us today. It was so nice talking to you. इसी तरह से हमेशा आते रहा करें हमारे पास, जब भी आपसे मुलाकात होती है बड़ा मज़ा आता है। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से दीजिए हम दोनों को इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे राइजिंग पाकिस्तान से। अल्लाह हाफ़िज़।